हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PWOLAIS। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे जुलाई महीने के प्ले सीजन न्यूज़ को एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं चिप्स के बारे में। बिल्कुल पोटैटो चिप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होने वाले चिप्स की। ये चिप्स हर चीज़ में यूज़ होते हैं, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल ही क्यों ना हो। और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा चाइना का बढ़ता जा रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रिसोर्स बन गया, क्योंकि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर चाहिए तो उसमें चिप्स चाहिए। और कोविड के दौरान क्या हुआ था कि कोविड में चाइना हो गया था बिल्कुल बंद, और चाइना के बंद होते ही इनका सप्लाई रुक गया था। इसी की वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स की कारें जो है वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो पा रही थी। तो ये एक बड़ी समस्या देखने को मिली और देखा गया कि चाइना इसका इस्तेमाल बाद में कर सकता है दूसरे देशों को ट्रेड में उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, उन्हें मजबूर करने के लिए कि वो चाइना की बात माने। इसी को ध्यान में रखते हुए वेस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज ने सोचा क्यों ना एक अलायंस बनाया जाए। तो एक चिप 4 अलायंस की बात की गई है। चिप 4 अलायंस 4 देशों के बीच बनाया है, USA, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। USA को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों ही देश कहाँ पर पड़ते हैं? ये आपकी ईस्ट एशिया का पार्ट है, और ईस्ट एशिया में इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज हैं वो किसके साथ है? वो है चाइना के साथ। तो एक एक करके इन देशों को ज़रा जान लेते हैं आप, ताकि आपके रिवीजन हो जाए। पहली बात है ताइवान। मुझे ज़रा ये बताइए, जो ताइवान स्ट्रेट है ये कहाँ पर है? क्या ताइवान स्ट्रेट के साउथ में साउथ चाइना सी है या ईस्ट में साउथ चाइना सी है? अभी ज़रा ज्योग्राफी देखते हैं। देखिए, ये है पैसिफिक ओशन, ये ताइवान है जिसे ताइपी भी कहा जाता है, ये आपका ईस्ट चाइना सी है, ये आपका साउथ चाइना सी है। यहाँ इनके जस्ट करीब यहाँ पर हांगकांग है और मकाऊ है। हांगकांग मकाऊ वो इलाके हैं जिन पर चाइना का पूरी तरह से कब्जा अभी तक नहीं है। 1 कंट्री 2 सिस्टम यहाँ फॉलो किया जाता है, यानी ये चाइना का पार्ट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो इनके डेमोक्रेटिक और फ्री मार्केट वाले सिस्टम है वो अलाउड है। इनकी डिटेलिंग क्या है कि भाई ये पहले हांगकांग ब्रिटेन का पार्ट था, मकाऊ पोर्तुगाल का पार्ट था, और जब इनको दिया गया, सौंपा गया चाइना को ये शहर इन देशों द्वारा वापस निकलते टाइम, इन्होंने कहा कि भाई अगले 50 साल तक आप कम से कम ये देखिए कि इन देशों में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ओपन पॉलिटिकल सिस्टम था, जो यहाँ पर ओपन मार्केट, फ्री मार्केट यानी कैपिटलिज्म था और यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, इसका आप सम्मान करेंगे। तो चाइना ने कहा ठीक है, हम 1 चाइना 2 सिस्टम फॉलो करेंगे हांगकांग और मकाऊ में। तो हांगकांग में बात थी कि 2047 तक, 1997 से 50 साल की बात की गई थी। 1997 में हांगकांग ब्रिटेन ने चाइना को सौंपा था और कहा था 2047 तक आप यहाँ पर इनका जो इंडिविजुअल सिस्टम है वो फॉलो करेंगे। लेकिन चाइना ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया, वहाँ की पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हांगकांग में बार बार विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण शहर मकाऊ और हांगकांग कहाँ पर है? ये इस कोस्ट पर है जो ताइवान के पास है। अब ताइवान के यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट है। तो पहली कहानी ज़रा समझते हैं, ताइवान है क्या? एक बेसिक सा रिविजन। ताइवान क्या है भाई? ताइवान असल में पहले जब चाइना के ऊपर शासन हुआ करता था राजाओं का या महाराजाओं का, उसके बाद जब इनके ऊपर यूरोपियन शासन हुआ, उसके कुछ समय बाद यहाँ पर एक सरकार बनी, एक पार्टी थी कामिंतोंग, KMT पार्टी से कहते हैं। और ये एक तरह की डेमोक्रेसी की बात करते थे। ये कहते थे कि हम यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आएंगे, और ये एक पार्टी थी कामिंतोंग। इनको सपोर्ट प्राप्त था वेस्टर्न कंट्रीज़ का। वो चाहती थी कि चाइना में इस तरह का सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम आ जाए, और ये उसको सपोर्ट करते थे। इनके खिलाफ जो चीज़ जो लोग लड़ रहे थे वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके हेड थे माओ जेडिंग। तो माओ हेड करे थे कम्युनिस्ट पार्टी को, और इनके बीच में एक जंग हुई जिसमें जो कामिंतोंग पार्टी थी इस पूरे चाइना से हार कर वो बेचारे इस आइलैंड में आके चले गए इनके सारी लीडरशिप के साथ। इस टाइम उसका नाम फॉर्मोसा आइलैंड हुआ करता था, फॉर्मोसा। यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन्होंने इस पूरी पार्टी के साथ सिविल युद्ध की स्थिति हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी तरह से दूसरे पार्टी के केडर को, इनके लोगों को हरा कर चाइना से धकेल कर इस आइलैंड ताइवान पे पहुंचा दिया। ये इसे फॉर्मोसा आइलैंड तब कहते थे। तो ये जो लीडर थे इस पार्टी के, KMT के, कामिंतोंग पार्टी के जो लीडर्स थे, वो भागकर जब यहाँ ताइवान में शरण लेने आए, तब इनके सपोर्ट में आ गया USA और वेस्ट। उन्होंने कहा भाई आपको कैसे हराएंगे, कैसे मारेंगे, हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी चाइना के ऊपर कब्जा कर रखा है, लेकिन असली जो हकदार है चाइना के वो ये पार्टी है KMT, जो अभी ताइवान में रहती है। तो इन्होंने कहा कि ये असली चाइना है और ये जो चाइना है नकली है। तो इन्होंने इस ताइवान में जो ग्रुप KMT का आया, इन्होंने इसका नाम लिखा रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इन लोगों ने अपना नाम रखा PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, याद रखिए क्या डिफरेंस है। कम्युनिस्टों ने चाइना पे कब्जा किया, इसका नाम रखा PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो KMT पार्टी थी, जो डेमोक्रेसी की बात करती थी,
वो भाग के गई ताइवान और इन्होंने अपना नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वर्सेस आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दो चाइना बन के उभरे थे उस समय दुनिया में। चाइना ने, भारत ने सपोर्ट किया चाइना का, यानी कम्युनिस्ट वाली चाइना का, और कहा यही असली चाइना है। ये जो आइलैंड पे अमेरिका की मदद से, वेस्ट की मदद से जो लोग आए हैं, ये असली चाइना नहीं है, असली मेन चाइना पीआरसी ही है। और भारत में यूनाइटेड नेशंस में भी सपोर्ट किया था कि जो कम्युनिस्ट चाइना, ये वाली जो चाइना है, ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट वाली, इसी को सपोर्ट किया जाए और इसी को चाइना माना जाए। और वहीं से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने कहा कि हम वन चाइना में विश्वास रखते हैं, कि केवल एक ही चाइना संसार में है और इस चाइना में ताइवान का जो हिस्सा है वो हमारा ही है, एक दिन हम इसको अपने में मिला लेंगे, यूनिफाई कर लेंगे ताइवान को अपने आप में, क्योंकि हमारा ही एक पृथक हिस्सा है जो अभी अलग है। तो ये पॉलिटिक्स थी ताइवान और चाइना की। लेकिन ये जो ताइवान में जो लोग आके बैठे थे, ये पार्टी वाले, केएमटी वाले, इनको सपोर्ट था वेस्ट का, यानी अमेरिका और उनके दोस्तों का, और इन्होंने कहा तुम पर हमला होगा तो हम आपको बचाएंगे, इसलिए यहाँ पर रहे। और अभी ये स्थिति है कि अगर आपको चाइना के साथ संबंध बनाने हैं तो आपको ताइवान से संबंध तोड़ने पड़ेंगे। कुछ ऐसा प्रयास चाइना गवर्नमेंट करती है अंदर उनके वन चाइना पॉलिसी के तहत। तो ये रीज़न है जिस वजह से सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। अब जब इस पॉलिटिक्स को आप समझ चुके हो कि क्या कहानी है ताइवान की और क्या कहानी है कम्युनिस्ट चाइना की, और कैसे कम्युनिस्ट ने इस पूरे आइलैंड पे, इस पूरे चाइना पे कब्जा किया, जो दूसरी पार्टी थी उसको आइलैंड पे धकेला, इस आइलैंड को अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त हुआ, ये बन गया बाद में ताइवान। लेकिन अब चाइना बहुत पावरफुल है और सारी दुनिया इसी पीआरसी को, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, आप अक्सर सुनते होंगे पीआरसी नाम है चाइना का। तो अब क्लियर हुआ क्यों पीआरसी कहते हैं इसको। जब अलग हुआ था चाइना से, इनको भगाया था दूसरी पार्टी को लड़के इन्होंने, तो इसका नाम रखा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इन्होंने अपने आप को नाम दिया था आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये एक फ़र्क है। तो ये हो गई ताइवान की कहानी, और ये कहते हैं कि एक दिन ताइवान को हम अपने में समाहित कर लेंगे, ये तो उनका एक मुद्दा है। तो भाई इतना छोटा सा आइलैंड क्यों नहीं कब्जा कर लेते इसको। तो इसके पीछे कहानी है कि ये जो देश है ना यहाँ, चाहे वो ताइवान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस रीजन को ध्यान से देखिए। यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ साउथ चाइना सी है, यहाँ ईस्ट चाइना सी है, इन सभी जगह चाइना के विवाद हैं। वियतनाम चाइना का दुश्मन, ताइवान चाइना का दुश्मन, जापान चाइना का दुश्मन। तो यहाँ जितने चाइना के दुश्मन हैं वो सारे अमेरिका के साथ एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना के बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं आइलैंड चेन्स, यानी फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन। अब ये क्या होता है भाई ज़रा देख लेते हैं। जो रेलेवेंस है ताइवान की इसलिए है क्योंकि वो पार्ट है फर्स्ट आइलैंड चेन की। फर्स्ट आइलैंड चेन ये ऐसे देशों का समूह है, ऐसे आइलैंड वाले देशों का समूह है जो चाइना के आसपास एक घेरा बनाते हैं, जिनमें कि वो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका की बहुत दोस्त हैं, यूएस फ्रेंडली टेरिटरीज। इसे कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। ये जो आपको दिख रहा है इसमें जापान का ओकिनावा, साउथ कोरिया और या कुरिल आइलैंड जापान के, ओकिनावा और फिलीपींस और ताइवान वाला हिस्सा आता है इन योर फर्स्ट आइलैंड चेन। इसमें साउथ कोरिया नहीं आता, याद रखना। साउथ कोरिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट आइलैंड चेन। इनमें वो देश हैं जो कि अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब है, जिनमें कौन से आइलैंड्स आते हैं। कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड कहाँ पर है? ये नॉर्दर्न आइलैंड। कुरिल आइलैंड जब हम देखेंगे उनको ठीक से। कुरिल आइलैंड जापान, ये जापान हो गया, ये कुरिल आइलैंड हो गया ऊपर वाले, ये आपका ओकिनावा का आइलैंड हो गया, ये भी जापान का पार्ट है, ये ताइवान और ये फिलीपींस। ये सारे पार्ट हैं फर्स्ट आइलैंड चेन का। फर्स्ट आइलैंड चेन जो कि अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की एक चेन है, जो अमेरिका के चाइना के आसपास को घेर कर खड़े हैं, जिसको लेकर चाइना को बहुत डर लगता है कल को पता नहीं क्या कर दें। तो फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है उन देशों का जो कि चाइना के बहुत करीब है और चाइना का इनके एक तरह से संरक्षण प्राप्त है। ये फर्स्ट आइलैंड चेन है। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं, एक सेकेंड आइलैंड चेन भी है। ये वाली पहली वाली थी जो आपको जापान से होते हुए, ताइवान होते हुए, फिलीपींस होते हुए जाती है। दूसरी है जो जापान के पीछे से आती है, जो गुआम होते हुए यहाँ से आपके इंडोनेशिया, ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन जो है यहाँ से पापुआ न्यू गिनी तक जाती है, यानी माइक्रोनेशिया के जो आइलैंड है ये इसका पार्ट बनते हैं। तो फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन क्या है समझ आ गया? आप देखिए, गौर करिए। फर्स्ट आइलैंड चेन में दो इलाके हैं, ईस्ट चाइना सी, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा इलाका है साउथ चाइना सी। यहाँ लगातार चाइना अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा है और इन आइलैंड का दोस्त कौन है? अमेरिका। तो चाइना को लगता है कि भाई हमें कभी भी फंसाया जा सकता है चाइना के द्वारा, कभी भी हमें रोकने की कोशिश की जा सकती है अमेरिका के द्वारा। चाइना को ऐसा लगता है, इसलिए चाइना यहाँ तो डोमिनेशन करना ही चाहता है। इसके बाद चाइना और आगे फिलीपीन सी और इस इलाके में भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। क्लैरिटी मिल गई कि दो आइलैंड की चेन्स हैं, दोनों जो हैं ये अमेरिका के मित्र राष्ट्र एक तरह से यहाँ पर हैं जो चाइना के दबाव को रोक सकते हैं। इसलिए चाइना को कंटेन करने की जो अमेरिका का प्रयास है उसमें फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन का नाम आता है। ताइवान इज पार्ट ऑफ फर्स्ट आइलैंड चेन, ओके, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है चाइना की सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए चाइना चाहता है यहाँ कब्जा बना के रखे। अब देखिए इनके जो दो इनके दावे हैं, जो दो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं वो जरा देखते हैं।
ये रहा ताइवान जहाँ वो लोग भाग के आए थे, ये रहा आपका ताइवान स्ट्रेट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, इसके साउथ में है साउथ चाइना सी, इसके ईस्ट में है या इसके नॉर्थ में है ईस्ट चाइना सी, ठीक है। अब यहाँ से सारे लोग इधर आके ताइवान में बस गए थे, ये आप समझ गए। फिर मैंने एक शब्द का नाम लिया था कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स कहाँ पर है? कुरिल आइलैंड असल में जापान के ऊपर वाले आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स वो हैं जिनका विवाद है जापान और रशिया के बीच में। ये वो आइलैंड है जो अभी रशिया के कब्जे में है, लेकिन जापान का मानना है कि ये जापानीज आइलैंड है, क्योंकि इन्हीं आइलैंड पर 1945 में जाकर सोवियत रूस ने कब्जा कर लिया था। यूएसएसआर ने इसको 1945 में कब्जा कर लिया था कुरिल आइलैंड के ऊपर, और वो आइलैंड अभी भी एक तरह से यूएसएसआर के कब्जे में ही है, लेकिन जापान का वो कहना है कि हमारे आइलैंड है। जापान में कुरिल आइलैंड्स को कहा जाता है नॉर्दर्न टेरिटरीज, क्योंकि इनका मानना है कि इनकी खुद के नॉर्दर्न इलाके हैं। तो जापान के ऊपर रशिया से जोड़ते हुए जो आइलैंड्स हैं इनका नाम है कुरिल आइलैंड्स। ये कुरिल आइलैंड्स कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है सी ऑफ ऑक्सटॉक में, सी ऑफ ऑक्सटॉक कहते हैं या फिर सी ऑफ ऑक्सशॉट भी कहीं कहा जाता है इसको। तो ये कुरिल आइलैंड का इलाका ठीक यहाँ से ऊपर है। इस मैप में देखें तो ये हिस्सा ये वाला है, यहाँ पर है कुरिल आइलैंड्स, ठीक है, सी ऑफ जापान के ऊपर। ये सी ऑफ जापान है, ये आपके सी ऑफ ऑक्सटॉक है, यहाँ पर आपका ये कुरिल आइलैंड का इलाका है जिस पे अभी सोवियत रशिया या फिर अभी रशिया ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये विवाद है किसका किस्सा? रशिया और जापान के बीच में कुरिल आइलैंड के ऊपर, जो अगेन इससे जस्ट नीचे से हमारा फर्स्ट आइलैंड चेन स्टार्ट होती है, जो कि अमेरिका के करीब देशों के चेन है, जिसको लेकर लगातार चाइना दबाव बनाता है। इसलिए चाइना का कब्जा और जो उनकी रीच है वो बढ़ती जा रही है। वो पहले ईस्ट चाइना सी में जो आइलैंड कब्जा करते हैं वो है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू वो आइलैंड है जिन पर अभी जापान का कब्जा है, लेकिन चाइना कहती है कि उनका आइलैंड है, ईस्ट चाइना सी में है। और साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, स्कारबॉग शोल, ये 3 इलाके हैं। ये किस में है? साउथ चाइना सी में। ये सेनकाकू डेकू आइलैंड कहाँ पर है? ये है साउथ चाइना सी में। यहाँ पर चाइना का विवाद है देशों के साथ, और इन विवादों के चक्कर में कहा जाता है कि चाइना इस पूरे इलाके पे कब्जा करना चाहता है। और ये देखिए इतने आइलैंड इसने क्लेम कर रखे हैं, तो यहाँ पर कौन खड़ा है? वहाँ अमेरिका खड़ा है, उसके मित्र राष्ट्र खड़े हैं। तो एक बार फिर से ज़रा समझते हैं कहाँ कहाँ पर चाइना का क्लेम है एक मैप के साथ। ये है साउथ चाइना सी, यहाँ पर पार्सल आइलैंड, स्कारबॉग शोल, स्पार्टली आइलैंड, इनमें चाइना कब्जा करता है और कहता है पूरा का पूरा जो इलाका है ये असल में हमारा ही है। ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं आप, इसे चाइना कहता है 9 डैश लाइन। इसके तहत वो अपना क्लेम करते हैं कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी जो है वो हमारा ही है। तो यहाँ अंदर के जितने आइलैंड हैं हमारे हैं। तो इसलिए इनका विवाद यहाँ फिलीपीन से भी है, वियतनाम से भी है, मलेशिया से भी है, ब्रूनी से भी है। ये बात हो गई साउथ चाइना की। ईस्ट चाइना सी में इनका विवाद किसके साथ है? इनका विवाद है जापान के साथ। किसको लेकर? सेनकाकू डाइकू आइलैंड के बारे में, जो यहाँ पर स्थित है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, आपने समझ लिया। यहाँ पर विवाद क्या? आप देखिए ये हिस्से ये क्लेम कर रहा है, और हमने इस मैप में देखा था पहले ही कि भाई यहाँ तो फर्स्ट आइलैंड चेन में भी अमेरिका के दोस्त खड़े हैं, सेकंड आइलैंड चेन में भी अमेरिका के दोस्त खड़े हैं। तो अमेरिका एक प्रॉब्लम बन सकता है चाइना के लिए, जो वो आगे इस इलाके पे कब्जा करना चाहेगा तो उसके लिए। इसीलिए चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये पूरा का पूरा इलाका। तो हमने समझा व्हाट इज चिप 4 अलायंस, इनमें कौन कौन से देश हैं, उन देशों की क्या रेलेवेंस है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ताइवान और जापान जो कि पार्ट है फर्स्ट आइलैंड चेन का, और जापान तो सेकेंड आइलैंड चेन में भी उसका पार्ट कुछ कुछ आता है। इसके अलावा जापान का विवाद है कुरिल आइलैंड का, किसके साथ? तो रशिया के साथ। और कमाल की बात यह है जो सेनकाकू आइलैंड है जिस पर अभी चाइना का क्लेम है जापान के खिलाफ, उसी आइलैंड को ताइवान भी क्लेम करता है कि वो ताइवान का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ताइवान तो खुद को असली चाइना मानता है, तो वो कहता है जब हम चाइना बनेंगे तब ये आइलैंड हमारा होगा। तो अभी तो हालांकि छोटा सा है पर दावा उनका भी है। तो ये कहानी है, और ये चिप 4 अलायंस की वजह से ये जो इलाका हमने हल्का सा रिवाइज कर लिया। तो कौन कौन से आइलैंड कहाँ हैं, ईस्ट चाइना सी कहाँ है, साउथ चाइना सी कहाँ है, स्प्राटली आइलैंड कहाँ है, पैरासल आइलैंड कहाँ है, स्कारबॉग शोल कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में रहता है और कई बार क्वेश्चन इससे ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ओमान के बारे में। एक पोर्ट है द्वक्म पोर्ट, कहाँ पर है? ये है ओमान में, और इस पोर्ट पर रिसेंटली इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने विजिट की थी। ये पोर्ट बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स की बात की थी, जहाँ हमने बात की थी पर्शियन गल्फ की, बाब अल मंदेब की। तो ये जो पोर्ट ऑफ दक्म है, यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस जो है इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज देती है कि इसके थ्रू इंडिया चाहे तो चाइना का जो ग्वादर का पोर्ट है जो पाकिस्तान में बना रहे हैं, जिससे वो यहाँ से होते हुए सीधा चाइना लेके जाते हैं, इस पोर्ट से वो
अगर इन्हें अगर ईरान से कुछ चाहिए या यूएई से वो या सऊदी अरब से कुछ ऑयल लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से ऑयल लिया, सीधा सीधा समुद्र के रास्ते से आए, पोर्ट में घुसे और यहाँ से ज़मीन के रास्ते से ही पीओके होते हुए वो रास्ता बना है इनका, जो इनको ले जाकर काशगर एक जो चाइना में जगह है वहाँ तक ज़मीन के रास्ते पहुँचा देता है, बिना सी रूट, बिना किसी और चोक पॉइंट का सहारा लिए हुए। तो इंडिया की प्रेजेंस यहाँ पोर्ट ऑफ दक्कम में है, यहाँ पास में ही चाबहार पोर्ट की बात आ गई। तो ये दो जगह इंडिया की प्रेजेंस है जो इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहला सवाल, पोर्ट ऑफ दक्कम कहाँ पर है, तो ये आपका ओमान में है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो कि एक पर्शियन गल्फ के चोक पॉइंट के पास इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। इससे ये जो फ्रीडम एंड नेविगेशन के राइट्स हैं, जो फ्री एंड ओपन फ्रीडम नेविगेशन इंडिया ढूंढता है, वो इंडिया गारंटी कर सकता है इस रीजन में। ओमान कहाँ लोकेटेड है, सऊदी अरेबिया के पास, यूएई के पास में। तो ये रीजन देख लिया आपने कहाँ पर है, अरेबियन सी इस साइड है, ऊपर ग्वादर है, नीचे चाबहार है। चाबहार के जस्ट साइड में बंदर अब्बास का एक और पोर्ट है, जो अगेन एक इंपॉर्टेंट ईरानियन पोर्ट है, बंदर अब्बास, चाबहार, ग्वादर पाकिस्तान में है, यहाँ दक्कम है जो कि ओमान में है। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं जब आप देखते हो। ये आंसर आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं, कैसे इंडिया चाइना की जो कोशिश है इंडिया को घेरने की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो बना रहा है वो, चाहे बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, वहाँ पोर्ट पर कब्जा करता जा रहा है। तो उसके काउंटर में इंडिया जो भी एक चीज़ खड़ी कर रहा है, अपना खुद का डायमंड क्वाड्रिलेटरल, उसका पार्ट ये है। तो ये हो गई दक्कन पोर्ट की बात, कहाँ पर है ये आपने समझ लिया। आगे देखते हैं, हाल ही में एक न्यूज़ आई, पीआईबी में छपी थी, ये कि सुबनसिरी नदी के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है लोअर सुबनसिरी के ऊपर, वो एग्जीक्यूट किया जा चुका है और वो अपने टॉप लेवल तक डैम पहुंच चुका है। तो इस चीज़ से हमें ये पता लगता है, सुबनसिरी न्यूज़ में आई, सुबनसिरी कहाँ है। तो कई ऐसी रिवर्स हैं जिनका नाम सिमिलर है, सोने से मिलता जुलता, सुबनसिरी हो गई, स्वर्णरेखा हो गई। तो पहली बात, सुबनसिरी कहाँ पर है, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश असम के कुछ हिस्से में आती है। तो कहाँ पर है ये सुबनसिरी का इलाका, कौन सा इलाका न्यूज़ में रहता है अक्सर, तो देखिए ये सुबनसिरी रिवर है, यहाँ से सुबनसिरी आती है, ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से आके ये फिर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा है। अब इसका एक और मैप देखते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, ये सुबनसिरी है और ये इस तरह से आके आपके फिर यहाँ मिल जाती है, किसमें, तो आपकी ब्रह्मपुत्रा में। एक ब्रॉड मैप देखते हैं, ये आपकी जारलंग ज़ेंगपा, जिसे आप सेंगपो भी कहते हैं, जो बाद में आकर ब्रह्मपुत्रा बनती है, ये यहाँ से आती है। पीछे से लोहित इसमें आके कंट्रीब्यूट करती है, ये रही सुबनसिरी। तो कोशिश करिए याद रखने की सुबनसिरी कहाँ से आई, लोहित आई इधर से, नीचे से बराक रिवर आती है, यहाँ तीस्ता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी यहाँ से आप मैप से देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आपको अभी ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज को देखना है तो वो उस पर आते हैं। ये देखिए, ये अगर आपकी ब्रह्मपुत्रा है तो ये देखिए इसमें कितनी रिवर्स आती हैं, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, दिखऊ, धनसिरी, तो ये और कोपिली, ये सारी रिवर्स आके बरनाली, मानस, इस तरह से आकर आपकी ब्रह्मपुत्रा का पार्ट बनती हैं और ये जाकर नीचे फिर बांग्लादेश में जाके नीचे समुद्र का हिस्सा बनती है। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, सुबनसिरी कहाँ पर है, कौन सा पोर्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेटर का काम करेगा पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। एक तरह से अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी बहुत रिक्वायरमेंट है हमें अपने स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ाने की, क्योंकि चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है एज इट्स ओन स्टेट। ये बात हो गई ब्रह्मपुत्रा की। और अपर सुबनसिरी में जो सुबनसिरी लोअर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बन रहा है उसके बारे में, जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया ने SCO समिट की, जिसमें इंडिया लीडर बना। इस बार खास बात यह है कि अभी तक हमें पता था शंघाई में कोऑपरेशन समिट में जो मेंबर्स थे इस तरह के थे, कितने मेंबर्स हुए, SCO में कितने मेंबर है मुझे बताएगा कोई, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन SCO। जितने भी थे इनमें एक नया मेंबर जुड़ गया, ईरान। अभी तक ईरान को फॉर्मली नहीं जोड़ा गया था, अब जाकर ईरान इसमें मिल गया। तो ये जो मैप है ये थोड़ा अपडेट हो जाएगा और यहाँ वाला हिस्सा भी इसमें अब जुड़ जाएगा, जो ईरान है ये भी इसका पार्ट अब बन जाएगा। तो अभी तक कितने मेंबर्स हैं इसके, 8 मेंबर हैं, अब ये 9 बन जाएंगे +1। तो कौन कौन से मेंबर्स में हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। अब इसमें एक और देश जो जुड़ गया वो है ईरान। तो ये 9 मेंबर का देश बन जाएगा। अब जब ये पढ़ ही रहे हैं SCO के बारे में, तो SCO के सेंट्रल एशिया के रीजन को देख लेते हैं ज़रा। ये रहा किर्गिस्तान, ये रहा तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपके, और ऊपर कजाकिस्तान, ये आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो USSR के टूटने पर बने थे। 1990s तक यहाँ पर ये पूरा रशिया ही था, सब USSR का पार्ट था। जब USSR टूटा तो 5 नए रिपब्लिक्स बने। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, इनमें से कौन सा देश है जो SCO का पार्ट नहीं है। अगर आप देखिए इनमें आपको कौन सा हिस्सा दिख रहा है जो SCO का पार्ट नहीं है,
यहाँ आप देखोगे तो एक कंट्री इसमें एससीओ का पार्ट नहीं है। वो कौन सी कंट्री है ये आपने देखा? कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है। तो कौन सी कंट्री इसमें पार्ट नहीं है बताइए ज़रा? वो है तुर्कमेनिस्तान। ये मैप से आप यहाँ देख सकते हैं कौन सी कंट्री इनमें से पार्ट नहीं है एससीओ का, वो है तुर्कमेनिस्तान। अब कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं इस रीजन की जिनकी बाउंड्री लगती है कैस्पियन सी से, तो सेंट्रल एशिया की, तो वो होगी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इधर आपका अजरबैजान, ईरान वगैरह की बाउंड्री इससे लगती है। तो क्या तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री लगती है कैस्पियन सी से? तो नहीं। ये रीजन एज अ होल कैसा है? लैंडलॉक्ड है। तो इस इलाकों में जो इंपॉर्टेंट शहर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ताशकंद की बात करें, किस देश का पार्ट है ताशकंद? ज़रा बताइए मुझे। ताशकंद इनमें से किस देश का पार्ट है? क्या उज़्बेकिस्तान में हुई या कजाकिस्तान में? कहाँ पर है ताशकंद? एक इम्पॉर्टेंट शहर था ताशकंद, जहाँ पर क्या हुआ था 1965 में जो इंडिया की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसका जो हमारा सीज़ फायर हुआ था वो जाकर ताशकंद में हुआ था। कहाँ पर है ताशकंद बताइए मुझे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट देश में राज्य में आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपको मैप में भी दिख रहा होगा ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में है ताशकंद, ये रहा। फिर सवाल आता है कि जो अशगाबाद एग्रीमेंट है, ये बार बार न्यूज़ में रहता है। अशगाबाद एग्रीमेंट एक प्रॉपर एग्रीमेंट है जिसके तहत यहाँ पर और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो भारत को रूस से जोड़ने का प्रयास है, भारत से ईरान होते हुए रशिया तक पहुँचने वाली जो सड़क है उसको आपके सेंट्रल एशिया के कॉरिडोर से जोड़ने की कोशिश है, वो हुआ था अशगाबाद एग्रीमेंट के तहत। अशगाबाद कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है। बिशेक कहाँ पर है? किर्गिस्तान में है। दुशानबे कहाँ पर है? तजिकिस्तान में। तजिकिस्तान में इंडिया की एक एयरबेस भी है। मुझे बताइए तजिकिस्तान में जो इंडिया की एयरबेस है वो कहाँ सिचुएटेड है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो अगले हफ्ते हम पक्का ये करेंगे कहाँ एयरबेस इंडिया की है तजिकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। और पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था इस टॉपिक को कि तुर्कमेनिस्तान में एक 5 बिलियन सिटी डेवलप करने की बात की जा रही है। तो कहाँ वो 5 इलाके हैं? ये वो इलाके हैं जहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये वो जगह हैं जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक या CAR की तरह जिनको हम देखते हैं। इंडिया के ठीक ऊपर तजिकिस्तान स्थित है, POK के ठीक ऊपर, जिस पर अभी दुख की बात है कि कब्जा किसका है, तो वो पाकिस्तान का है। अगला टॉपिक हुल दिवस की बात करता है। हुल दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? हुल दिवस असल में बात करता है दो लोगों के बारे में। किन की बात करता है? सीधो कान्हू के बारे में। सीधो कान्हू में संथाल रेबोलियन जो हुआ था, ये उसके विषय में बात करते हैं। तो कहाँ पर ये संथाल इलाका है? तो ये आपके छोटा नागपुर प्लेटियो के ऊपर है, यहाँ पर संथाल परगना डिवीजन। इसकी लोकेशन याद रखिए क्योंकि आपको आगे मदद मिलेगी इसको पढ़ने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक लैंसडाउन, जो एक जगह है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है लैंसडाउन, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है ये। इसका नाम बदलकर जसवंतगढ़ किया जा रहा है। जसवंतगढ़, तो जसवंतगढ़ किसके नाम पे किया जा रहा है? तो जसवंत सिंह रावत, जिनको महावीर चक्र भी मिला था, जो एक फेमस वॉर हीरो थे 1962 के वॉर पे, उनको ये उनके नाम पर इस शहर को बदला जाए। तो लैंसडाउन कहाँ पर है? लैंसडाउन असल में ये आपका इलाका आता है गढ़वाल के इलाके में, उत्तराखंड में। ये आपका लैंसडाउन इलाका है। और जो लैंसडाउन थे, इनका क्या रोल था इंपॉर्टेंट? तो इन्हीं के टाइम में आपका फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था, कई इनके इंपॉर्टेंट रोल थे, तो वो आप हिस्ट्री से ज़रूर रिवाइज करिए। ये बातें हो गई लैंसडाउन की। अब बढ़ते हैं आगे, जो एक और टॉपिक है IMT यानी इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में। इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। देखिए बात ये थी कि इसको कंप्लीट तो 2019 में ही हो जाना था, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन ये 70% कंप्लीट हो चुका है। इसके तहत भारत इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड तीनों को एक रोड से जोड़ता है, जो मोरे, मणिपुर की जगह है, जो मोरे से होते हुए, नेपिताओ से होते हुए मायसॉट एक जगह थाईलैंड में वहाँ तक है, और ये आगे इसको बैंकॉक से जोड़ता है वहाँ की सड़क के द्वारा। तो ये दिल्ली से एक तरह से आप बैंकॉक तक पहुँच सकते हैं इस ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों से गुजरता हुआ जो हाईवे है इससे। बात ये चल रही है कि जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे है, इसको वियतनाम के हनोई तक पहुंचाने की बातें चल रही हैं। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, पर कोशिश है कि हनोई जो है यहाँ तक इसको पहुंचाया जाए। ये हाईवे यहाँ से होते हुए कंबोडिया, लाओस, वियतनाम से यहाँ पहुँच जाएगा। ये कोशिश है, ये प्रपोज्ड है। अभी यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद प्रपोजल में की जा रही है, प्रपोज्ड ये है। तो जो अभी ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है, ये मोरे से होते हुए जो आपके मायसॉट है, मायसॉट कहाँ पर है? थाईलैंड में, यहाँ तक जोड़ता है। तो सपना ये एक टाइम में ऐसा आएगा, आप न्यू दिल्ली से लेकर सीधा हनोई जो वियतनाम में, वहाँ तक पहुँच पाएंगे अगर ये हाईवे जो है वो आगे बढ़कर वियतनाम तक पहुँच जाए। तो अभी ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है अराउंड 70% तक कंप्लीट हो चुका है। इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जिससे इंडिया अपने एक्ट ईस्ट, जो इंडिया का पॉलिसी है कि भाई हम साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर और ज़्यादा व्यापार करेंगे, उनसे और ज़्यादा अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप हो, हमारे पास और ट्रेड रूट बने। इसके तहत एक इंपॉर्टेंट कदम है IMT। अभी जो हाईवे है इसको बढ़ाकर इसमें
कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को जोड़ने की भी बातें चल रही हैं। तो आप जब आंसर लिखो कोई भी, अगर साउथ ईस्ट एशिया के बारे में या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कनेक्टिविटी को लेकर क्या बात कर रही है, तो वहाँ पर आप CLMV यानी कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार के ऊपर बात कर सकते हो। कह सकते हो कि इंडिया ने एक हाईवे तो बिल्ड लगभग कर ही लिया है, इसको हम चाहें तो और वियतनाम तक अगर एक्सटेंड करें तो हम और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे साउथ ईस्ट एशिया से। किन किन शहरों को जोड़ती है ये आपको ऐसे पता लग रहा है। अराउंड 70% कंप्लीट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने समझा। अब मेरा आपसे एक और सवाल है कि एक देश जो कि पार्ट नहीं था हमारे SCO का, वो कौन सा रीजन था साउथ ईस्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का, और अभी कौन सा मेंबर जोड़ा गया? तो अभी जिसको जोड़ा गया वो है ईरान। कौन सा देश इनमें से मेंबर नहीं था? क्या वो तुर्कमेनिस्तान था? तुर्कमेनिस्तान के साथ क्या इंडिया कोई पाइपलाइन बना रहा है? तापी पाइपलाइन जो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा था, क्या वो तुर्कमेनिस्तान से होके नहीं गुजरती थी? अशगाबाद एग्रीमेंट की बात हम करते हैं, ईरान के जस्ट ऊपर है ये। तो ये सब चीज़ें जो इसने हाल ही में 5 बिलियन सिटी की भी बात की थी, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। सो ये बातें हो गई, टाइम थोड़ा कम है, हमने डिस्कस ऑलमोस्ट कर लिया है इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अगले हफ्ते जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम उनको भी लेकर आएंगे। पर याद रखिए कहाँ कहाँ पे कौन सी लोकेशन है, सुमनसिरी कहाँ पर है, आपकी ब्रह्मपुत्रा में लोहित किधर से आ रही है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है किस नदी की, वो आपका फर्स्ट आइलैंड चेन में कौन सा देश है, क्या साउथ कोरिया फर्स्ट आइलैंड चेन का पार्ट है, क्या कुरिल आइलैंड किसके बीच का विवाद है, साउथ चाइना सी कहाँ है, दोकम पोर्ट कहाँ पर है, चाबहार बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ पर है, ये आपको उम्मीद है याद हो गया। जो पहली न्यूज़ है वो है एक जॉइंट वेंचर की जो वेदांता ग्रुप जो इंडियन कंपनी है उनका हुआ था फॉक्सकॉन के साथ, जो एक ताइवान की प्रीमियर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका ये जो JV है अब वो निरस्त हो गया है, ये इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये एक बड़ा धक्का है एक तरह से इंडिया की जो सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ की संभावना थी उसके लिए। कहानी है सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो हर एक जो भी आज डिवाइस यूज़ करते हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे आपका मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी कार्स हो, चाहे आपकी एयरक्राफ्ट हो, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक बड़ा रोल सेमीकंडक्टर्स का होता है और उनका प्रोडक्शन मेजरली कहीं होता है तो वो होता है ताइवान में। और ताइवान के अलावा इस रीजन में एक मेजर प्रोड्यूसर चाइना भी है जिसका कई सारे अदर एस्पेक्ट जो सेमीकंडक्टर्स के साथ प्रोड्यूस होते हैं उन पे उसकी मोनोपोली है। तो इंडिया चाहता है लगातार कि इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर पाए। इसके अंदर भारत ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम में भी इसको जोड़ा गया था। कई प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा, वेदांता, रिलायंस, इन सब ने बोला था कि वो इस पे पुश करेंगे ताकि इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस किए जा सकें, क्योंकि बहुत मात्रा में सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट इंडिया को होती है। एक रीज़न है कि इंडिया जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है उसमें एक बड़ा जो वॉल्यूम है, बड़ा पैसा जो है वो उसके पीछे लगता है। जब कोविड हुआ था तब क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए जितनी आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जितनी आपकी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया था क्योंकि ये कमी थी सेमीकंडक्टर्स की। इसलिए ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन हो इंडिया में भी, और उसके लिए कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत टैक्स रिबेट्स और प्रोत्साहन दिया जाता है सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री को इंडिया में सेटअप करने के लिए। तो फॉक्सकॉन उसकी एक मेजर कंपनी है ताइवान की। ताइवान का शेयर ऑलमोस्ट 60 से 70% का जो प्रोडक्शन है ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स का वो ताइवान में ही होता है, और जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें तो ऑलमोस्ट 90% केवल ताइवान में ही उसका प्रोडक्शन होता है। ताइवान चाइना के बढ़ते हुए झगड़े को देखकर कई दुनिया को ऐसा लग रहा है कि कभी अगर इनकी जंग की वजह से सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन रुक गया या जो ग्लोबल सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो पाए तो क्या होगा। उसके कॉन्टेक्स्ट में ही ज़रूरी है कि एक मोनोपोली ना रहे और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन होता कि दुनिया की सप्लाई चेन जो है वो सेफ गार्डेड रहे। इसलिए इंडिया चाहता है कि एक की प्लेयर बनना सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में भी। तो इसकी बात होगी तो ताइवान के ऊपर हमने पहले भी बात करी है। आई होप आपको याद होगा, पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते हमने इसके ऊपर बात की थी। ताइवान और चाइना का रिविजन चेक करते हैं आपको कितना याद है अगर आप ये वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं। तो एक शब्द आता है ROC, एक शब्द होता है PRC। दोनों में क्या डिफरेंस है? PRC मतलब कौन सी कंट्री, ROC मतलब कौन सी कंट्री। ROC मतलब होता है क्या, आई होप आपको याद हो, रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं किसको? ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। PRC मतलब होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो आज की आप कम्युनिस्ट चाइना देख रहे हैं उसका नाम PRC है। क्यों ये डिवीजन है? क्योंकि एक समय में यहाँ पर एक सिविल वॉर हुई थी KMT, कमिंगतोंग पार्टी के खिलाफ, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके विरुद्ध, जिसमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको हरा कर खदेड़ कर भेज दिया था फॉर्मोसा या ताइवान के आइलैंड पर, जहां इन्होंने कहा था कि हम अपना
यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर आके क्यों नहीं इन्होंने कब्जा किया इसके ऊपर? क्योंकि इनको वेस्ट का सपोर्ट था, अमेरिका और उनके देशों का सपोर्ट उनको प्राप्त था, इसलिए वो सारे जो कॉमिंटांग पार्टी उनके वाले लोग थे यहाँ बस गए और वेस्ट ने कहा था यही असली चाइना है और कम्युनिस्ट चाइना नकली चाइना है। यानी उन्होंने कहा था पीआरसी जो है, जो कम्युनिस्ट वाला चाइना नकली चाइना, असली चाइना ताइवान ही है। लेकिन समय के साथ सबको एहसास हुआ और अमेरिका के संबंध भी सुधरे चाइना के साथ, और तब जाकर ये सर्वसम्मति बन गई कि हाँ असली चाइना ये पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही असली चाइना है जिस पे कम्युनिस्टों का कब्जा है। इसी में और डिटेल में चीज़ें जो हैं वो थी, वन चाइना पॉलिसी कहाँ लागू होती है, ठीक है, क्या है वन चाइना पॉलिसी, क्या आपको याद है वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या होता है? कहाँ पर वन चाइना टू सिस्टम वाली बात की जाती है, वन स्टेट टू सिस्टम। वन स्टेट टू सिस्टम लागू होता है किस किस जगहों पर? मकाओ में, हांगकांग में और मकाओ में। ये रहा मकाओ, ये रहा हांगकांग। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ऐसा कहता है कि दुनिया के सभी देश केवल एक ही चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं, एक ही चाइना को मान्यता दे सकते हैं, और वो चाइना केवल कम्युनिस्ट चाइना है, विच इज़ पीआरसी। तो यानी ताइवान को वो कहते हैं इसको आप चाइना का दर्जा नहीं दे सकते, ये एक अभी हमारे से पृथक ज़रूर है, हमसे दूर ज़रूर है, पर इवेंचुअली हमसे ही मिल जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और क्यों ताइवान रेलेवेंट है ये भी डिस्कस किया था कि दो आइलैंड चेन है, एक फर्स्ट आइलैंड चेन है जिसमें आपका जापान आता है, ओकिनावा, ताइवान, फिलीपींस आता है, जिसमें ताइवान एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड आइलैंड चेन है वो दो आइलैंड चेन है जहां पर विवाद चल रहे हैं चाइना के लगातार देशों के साथ। और फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन में जो देश हैं वहाँ अमेरिका, यूएस का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ यूएस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जगह स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, और वहाँ उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ है। और ये सारी कंट्रीज जो यहाँ पर हैं, चाहे फिलीपींस, चाहे चाइना, चाहे ताइवान, इन सब के साथ यूएसए के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। और इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने की वजह से ही चाइना हमेशा सकते में रहता है कि क्या ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी या फिलीपीन सी पर उसका कब्जा या उसका दबदबा रह पाएगा या नहीं। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मेरा आपसे सवाल है, क्या साउथ कोरिया फर्स्ट आइलैंड चेन की कंट्री है या नहीं है? फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये कौन से देशों की बात करता है, जो किसके करीब है? निश्चित रूप से वो अमेरिका के करीब है। तो ये हमने पहले भी समझा था, आई होप आपको याद होगा ही होगा। लोकेशंस कहाँ पर सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, कहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक है, कहाँ पर कुरिल आइलैंड्स हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए, हमने डिस्कस किए थे। और इसी को लेकर एक अलायंस भी हुआ था, पहले न्यूज़ में था, चिप 4 अलायंस, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान के बीच में, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग पर चिप की काम करना शुरू कर चुके हैं ताकि ये चाइना की मोनोपोली को इस पर तोड़ा जा सके। आगे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ओनली एस में कई लोगों को दिक्कत, हमें कई स्टूडेंट्स ने ऐसी बातें की गई जहां उन्हें सी सेट कवर करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओनली एस लेके आया है यूपीएससी सी सेट माइस्ट्रो 2024 प्रोग्राम, जिसके अंदर केवल अभी ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो 4000 में आपको ये कोर्स मिलता है, जिसकी क्लासेस 24 जुलाई से स्टार्ट है, जिसके अंदर आपको 6 महीने के अंदर हर हफ्ते सिर्फ 3 क्लासेस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस का, डेली सीसेट के मिनी टेस्ट होंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस होंगे, आपके पास पीपीटीज होंगी, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज़ होंगी। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जहां बहुत कम टाइम देते हुए आपको हफ्ते की बस 3 क्लासेस देनी है और 6 महीने के अंदर आपका सीसेट साइड बाय साइड खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए ऋषभ सर लेके आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं और इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। तो ज़रूर आप इसको देखेंगे। अगर आपको सीसेट, आपकी कमजोरी अगर है, आपको डाउट आता है सीसेट को लेके, तो उससे बिल्कुल फ्री हो जाएं, क्योंकि टाइम के साथ हमने देखा है सीसेट मुश्किल होता ही जा रहा है। तो एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हमने लॉन्च किया है जिन स्टूडेंट्स को भी सीसेट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। चिप 4 अलायंस की बात हमने कर ली थी। उसी लेक्चर में हमने ये भी देखा था कहाँ पर ताइवान स्थित है, ताइवान के आसपास कौन से आइलैंड्स हैं, अगर पेंगू आइलैंड बोला जाए तो वो कहाँ पर है, अगर आपसे पूछूं मैं कि ताइवान स्ट्रेट कहाँ है, ईस्ट चाइना सी कहाँ है, पैसिफिक कहाँ है, लुजोन स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस मैप को देख के, इस इमेज को देख के याद आ जाती हैं। ये हमारी कोशिश थी पिछले लेक्चर में भी कि आप याद रखो कहाँ कुरिल आइलैंड्स हैं। कुरिल आइलैंड का विवाद किसके किसके बीच में, मेरा सवाल है आपसे, बताइए। कुरिल आइलैंड को जापान में क्या कहते हैं आप मुझे बताइए। ताइवान, और ताइवान में जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? और ये सारे सवाल आप कमेंट में लिख सकते हैं आंसर करके। आई होप आपको याद होंगी चीज़ें, हमने हाल ही में इसको पढ़ा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पर याद रखिए जो की टॉपिक न्यूज़ में था वो किस लिए था, वो था कि जेवी जॉइंट वेंचर वेदांता और फॉक्सकॉन का नहीं हो पाया। लेकिन ये एग्जाम्पल है कि भारत की अभी तक एम्बेसी नहीं है
ताइवान में। इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस हैं। तो ये समझने वाली बात है, कभी कभी आपको बिना स्टेट टू स्टेट, बिना डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए हुए भी आप काम कर सकते हो, अपने व्यापार और अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हो, जो भारत लगातार कोशिश करता है ताइवान के साथ करने के लिए। एक टॉपिक जो न्यूज़ में था वो था लमका चूराचंदपुर के नाम से। ये एक ही जगह के दो नाम है। चूराचंदपुर कहाँ पर है मैं आपसे पूछूं, न्यूज़ में काफ़ी टाइम से, तो वो मणिपुर में लोकेटेड एक जगह है। क्यों न्यूज़ में रही वो हमें पता है, कुछ वायलेंस भी वहाँ देखा गया है। और असल में इस जगह का नाम अभी चूराचंदपुर है, जो एक वहाँ के महाराजा है उसके नाम पे ये इस जगह को 1921 में नामकरण किया गया। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन कुकी ग्रुप की है, और कुकीज़ की एक लड़ाई हुई थी एंग्लो कुकी वॉर 1917-1919 के बीच में, जिसमें उन्होंने एक विद्रोह किया था, और उस समय में इसको लमका के नाम से जाना गया था। इसको जो कुकी ट्राइब है वो यहाँ लमका के नाम से ही चाहते थे कि यहाँ पर रहे। और ये विवाद हुआ क्यों था, लड़ाई जो एंग्लो कुकी कॉन्फ्लिक्ट था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो कुकी पॉपुलेशन थी उसने मना कर दिया था कि वो जो कुकी ट्राइब है उसने कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे ब्रिटिशर्स की तरफ से, और वर्ल्ड वॉर 1 में भी उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसी वजह से वहाँ पर एक जंग की स्थिति हो गई थी, जहाँ कुकीज़ ने जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी थी। और इसी जंग में को हम कई नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेट कुकी रिबिलियन, कुकी अपराइजिंग, या एंग्लो कुकी वार, या फिर ज़ोगाल। तो लमका मणिपुर से रिलेटेड है। ज़ोगाल किससे संबंधित है, लगातार हम कुकीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो न्यूज़ में है। तो कुकी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वाज कॉल्ड एज ज़ोगाल, और इसी को ग्रेट कुकी रिबिलियन, कुकी अपराइजिंग या एंग्लो कुकी वॉर भी कहते हैं। तो कहाँ पर जगह है चूराचंदपुर, तो मणिपुर में है, जिसका नाम लमका रखने को लेकर लगातार डिमांड है। कहाँ पर है चूराचंदपुर, तो ये रही वो जगह, आपको दिख रहा होगा, इसी को लमका भी कहते हैं। इसको डिमांड लगातार बढ़ रही है लमका को लेकर, जो एक पॉलिटिकल अब इशू, एथनिक इशू बन गया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा लमका चूराचंदपुर कहाँ पर है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, और ज़ोगाल क्या है। आई होप आपको याद हो। फिर अगला टॉपिक जो न्यूज़ में था वो था इंडोनेशिया। अभी हाल ही में निकल को लेकर बहुत तबाही मची हुई है। मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कार की बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा रोल होता है निकल का। तो निकल में जैसे जैसे दुनिया ग्रीन व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, उतनी ही ज़्यादा हमें निकल की ज़रूरत पड़ेगी। और दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडोनेशिया, जिसके ऊपर और दबाव पड़ रहा है कि वो और ज़्यादा निकल का प्रोडक्शन करें। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है उसको वो कैसे मैनेज करें, ये चीज़ें सवाल के घेरे में आ गई हैं। जो चीज़ें हमारे नाम की है, वो काम की है, वो ये है कहाँ पर निकल का बिगेस्ट सोर्स है, इंडोनेशिया में। भारत के संबंध इंडोनेशिया के साथ कैसे हैं, अच्छे हैं। क्या हमें और सुधारने चाहिए, बिल्कुल सुधारने चाहिए। क्यों, अभी तक जब भी हम इंडोनेशिया को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं किस पर्सपेक्टिव से, हम पढ़ते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि क्या वहाँ के साथ भारत के पाम ऑयल को लेकर रिलेशंस हैं, या भारत वहाँ पे सबांग पोर्ट बना रहा है जो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ। लेकिन इंडोनेशिया का ये भी एक रेलेवेंस है कि निकल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो और इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि चाहे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनने के लिए। और वो हब अगर इंडिया बनना चाहता है तो इंडिया को सिक्योर करना पड़ेगा निकल इंडोनेशिया से। तो भारत इंडोनेशिया संबंधों में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। इंडोनेशिया में कहाँ मेजर जो माइंस है उनमें से जो चीज़ न्यूज़ में है वो है लबैंगिकी आइलैंड्स। तो लबैंगिकी आइलैंड्स कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। ये आइलैंड क्यों न्यूज़ में थे, फॉर निकल एक्सप्लोरेशन। तो निकल कहाँ सर्वाधिक मिलता है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कौन सा आइलैंड है, तो वो है लबैंगिकी आइलैंड, जो न्यूज़ में रह रहा है। किस रिगार्डिंग, फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योर निकल। अब इसी बात को जब हम पढ़ रहे हैं तो समझते हैं इंडोनेशिया की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस क्या है। एक तो पहली बात आपको पता है कि ये बहुत करीब है इंडिया के, और यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मलक्का स्ट्रेट, जिसे चाइना के लिए एक कहा जाता है गले की फांस है। ये मलक्का स्ट्रेट में चाइना का मलक्का डायलेमा है, क्योंकि यहाँ से चाइना की 60% ऑफ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो उनका मर्चेंडाइज है ऑलमोस्ट, वो यहाँ से पास होता है 60% के आसपास। तो इसीलिए मलक्का स्ट्रेट जो बहुत अंडमान निकोबार के करीब है, इस पर अगर इंडिया कभी भी कब्जा जमा ले तो इंडिया चोक कर सकता है चाइना को, चाइना के एनर्जी रिक्वायरमेंट को चोक कर सकता है। इसी मलक्का के मजबूरी से निकलने के लिए चाइना सीपैक पे काम कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, ताकि पाकिस्तान से होते हुए वो सीधा जो पर्शियन गल्फ है वहाँ से अपना ऑयल लेके ज़मीन के रास्ते चला जाए, उसको मलक्का स्ट्रेट से ना गुजरना पड़े। कहाँ स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट, ये देखिए, जब आप वर्ल्ड में आप देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ ऊपर आपका अंडमान निकोबार इस साइड है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का।
यहाँ एक पॉइंट पे सिर्फ 16 किलोमीटर के आसपास का ही बन जाता है जगह, यहाँ से शिप्स पास करते हैं जो चाइना जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर अपनी नेवी भेज दी और उसे रोक लिया तो चाइना का सारा सप्लाई, चाइना की सारी एनर्जी को आप रोक सकते हो, ताकि चाइना के गुड्स को यहाँ से ना गुजरना पड़े। इसलिए चाइना पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट पे काम कर रहा था। एक पूरा का पूरा सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया ताकि विद इन द लैंड रूट वो चाइना से POK होते हुए चाइना पहुंच जाए, जो चाइना का एनर्जी ऑयल मंगवाना है या फिर उनका कुछ गुड्स है वो सब। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट, भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंटेन चाइना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो है सुंडा स्ट्रेट, जिसका वेस्टर्न एंट्रेंस इंडोनेशिया ही कंट्रोल करता है। फिर लोम्बाक स्ट्रेट है जो जावा सी को बाली सी से कनेक्ट करता है, यहाँ भी इंडोनेशिया का कंट्रोल है स्ट्रेट के ऊपर। फिर नाटुला आइलैंड जो न्यूज़ में थे, नातुना आइलैंड की खास बात यह है यहाँ बहुत सारा ऑयल और गैस रिजर्व है और ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, जिस पूरे इलाके को चाइना अपना सी मानकर क्लेम करता है। तो मलक्का स्ट्रेट कहाँ है? ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सुंडा स्ट्रेट कहाँ है? ये रहा सुंडा स्ट्रेट। देखो ये रहा सुंडा स्ट्रेट, ये ऊपर मलक्का आ गया, यहाँ पर आपका लोम्बॉक का इलाका आ गया। तो ये समझ लिया आप, लोम्बॉक, सुंडा, मलक्का, ये तीनों यहाँ आ गए। और जो आपका नाटुना आइलैंड था, ये नाटुला आइलैंड है। अब ये देखिए ये इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है नाटुना, लेकिन नाटुना पर भी कभी कभी चाइना क्लेम कर देता है कि वो उसका इलाका है साउथ चाइना सी का पार्ट होते हुए। इसीलिए जो एक महत्वपूर्ण आइलैंड है नाटुना आइलैंड, जो नॉर्थ नाटुना सी में आता है, वो विवाद इंडोनेशिया और चाइना के बीच बन जाता है। तो कहाँ नाटुना आइलैंड है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर सुंडा स्ट्रेट है, कहाँ पर आपका ये लोम्बॉक का इलाका है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, सुंडा स्ट्रेट कहाँ पर है, ये चीज़ों की क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है। कहाँ पर लोकेटेड है ये सब है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडोनेशिया किस ग्रुप का पार्ट है? इंडोनेशिया आसियान का पार्ट है। आसियान के कितने मेंबर्स हैं? आसियान के 10 मेंबर्स हैं। क्या आपको याद है वो 10 मेंबर्स कौन से हैं? अगर आपको याद नहीं तो अभी आपको याद करना चाहिए। आसियान के 10 मेंबर कौन कौन से हैं? CLMV आपको पता है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, और कौन सी कंट्री है? यहाँ आपको मैप में कुछ दिख रहा है? कौन सी कंट्रीज हैं जो पार्ट है आपके साउथ ईस्ट एशिया का जो ग्रुप है आसियान, जिसमें 10 देश है? क्या इसमें थाईलैंड आएगा? तो इस तरह से ये आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सिंगापुर इसका पार्ट होगा या नहीं होगा? तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, अगर EU की बात कर लूँ तो बहुत सारी कंट्रीज़ हो जाती हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर आसियान याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंडिया के बॉर्डर से स्टार्ट कर सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इस तरह के जो बाकी देश हैं जो भी साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, जो भी साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है और इसका पार्ट नहीं है, वो भी पता होना चाहिए। क्या साउथ कोरिया इसका पार्ट है? क्या फिलीपींस इसका पार्ट है या नहीं? तो ये सब पता होना चाहिए। फिलीपींस ऑब्वियसली इसका पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ब्रूनी इसका पार्ट है या नहीं? ऑब्वियसली ये भी इसका पार्ट है। तो क्या साउथ कोरिया इसका पार्ट है? नहीं है। तो जो 10 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप आसियान के बारे में पढ़ें तो आसियान की कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए, 10 की 10। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो है RCEP में कौन कौन सी कंट्री हैं? 10+5 इज़ RCEP। ईस्ट एशिया समिट होता है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। शायद उसमें आपकी 18 कंट्रीज़ हैं, 10+8। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें न्यूज़ में है वो कौन कौन सी पता लग गई। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सी कंट्रीज़ आसियान का पार्ट है। CLMVTS कौन कौन सी कंट्री हुई है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। कितनी कंट्रीज़ हुई? ब्रूनी। अब कितनी कंट्रीज़ हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी 10 कंट्रीज़ हैं जो आपके आसियान की मेंबर हैं, जो सारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं। अगर मैं आपको RCEP बताऊं तो इसमें जो और 5 कंट्रीज़ आती हैं वो हैं चाइना, जापान, और कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। इसमें पहले एक और कंट्री थी जो नेगोशिएट करी थी इंडिया, वो अब इसका पार्ट नहीं है। तो जैसे भी जो भी कंट्री अगर आपकी साउथ ईस्ट एशिया की आती है उसका नाम याद रखना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा इंडोनेशिया की रेलेवेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर है सबांग पोर्ट, जहाँ जो इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जिससे इंडिया कोशिश कर रहा है टू कंटेन चाइना। चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया के आसपास बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक
मोती की माला जिससे भारत को वो गला घोटने की कोशिश कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत एक नेकलेस ऑफ डायमंड बना रखा है, जहां चाबहार के पास एक पोर्ट है, डोकम ओमान में एक पोर्ट है, अजम्पशन आइलैंड में, सबांग इंडोनेशिया में, चांगी सिंगापुर में, वियतनाम में, जापान में, मंगोलिया में, यहाँ इंडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक लैंड पोर्ट की स्थापना करने की कोशिश है। तो यहाँ चाबहार है और यहाँ जस्ट इधर ही आपका जो आपका ग्वादर पोर्ट है वो है, और ग्वादर से होते हुए आप जो चाइना का रूट जाता है कासगर में, इसे कहते हैं सीपेक। ये सीपेक रूट बनाया कि ताकि यहाँ से कोई भी ऑयल वॉयल लेके जाना हो चाइना को, तो सारा ऑयल वॉयल यहाँ से लेके सीधा अंदर अंदर वो ज़मीन के रास्ते चला जाए, उसको घूम के यहाँ ना आना पड़े ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास, ताकि उसकी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना पहुँचे। तो ये पूरी कहानी है कि क्यों इंडोनेशिया इतना रेलेवेंट है कि इंडिया वहाँ से सबांग पोर्ट का एक्सेस इंडिया को मिल जाए। सबांग पोर्ट डेवलप कर रहा है इंडिया, तो इंडिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड की, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो और न्यूज़ में थी वो है जनरल ऑफ जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, इसके जनरल आके इंडिया के प्रेसिडेंट से मिले। तो पहली बात, मुस्लिम वर्ल्ड लीग क्या है, क्या ये कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं और कितने मेंबर हैं इसके? तो पहली बात तो ये कोई मेंबर वाला ग्रुप नहीं है, ये एक एनजीओ है। और ये एनजीओ बेस्ड कहाँ है? तो सऊदी अरेबिया में बेस्ड है, सऊदी अरेबिया मक्का में बेस्ड है, और सऊदी अरेबिया इसको प्राइमरीली फंडिंग करता है। इसका कहना है कि ये मॉडरेट वैल्यूज़ जो कुरान और सुन्ना में दी गई हैं उसको और ज़रा विश्व भर में पहचानना चाहता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मुस्लिम वर्ल्ड लीग की बात हो, इसका मतलब ये नहीं कोई एक देशों का समूह है, ये असल में एक एनजीओ है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ताकि मॉडरेट इस्लाम दुनिया में फैल सके। इसकी मेंबरशिप ज़्यादा जगहों पर इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का मेंबर है, यूनिसेफ का मेंबर है, और इकोसॉक में एक ऑब्जर्वर की स्थिति पर अभी है। तो इस वजह से मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर से मिले आके, इनके जो इनके सेक्रेटरी जनरल थे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, और कहा इस पर यह जाता है कि सऊदी अरेबिया द्वारा फंडेड है और सऊदी अरेबिया का ही प्रोपेगेंडा ये पुश करती है। तो यहाँ कन्फ्यूजन ना रहे मुस्लिम वर्ल्ड लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में। वहाँ पे देशों का समूह है, ये केवल एक देश में स्थित एक एनजीओ है। किस देश में? तो सऊदी अरेबिया में। कहाँ? मक्का में। काफ़ी आसान है इसको याद रखना। इतनी जगह तो हमने डिस्कस करी, और एक और जगह जो न्यूज़ में थी वो थी साउथ पोल। साउथ पोल धरती का नहीं, चांद का, जहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 पहुँचा है। क्यों ये इतना न्यूज़ में रहता है? क्या खास बात है साउथ पोल की? पहली बात, ये एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत सारे क्रेटर्स हैं, और ये क्रेटर्स लगातार शैडोड रहता है, यानी कभी इन तक सनलाइट नहीं पहुंचती। जैसे पोल्स पर 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो जो मून का साउथ पोल है वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर पानी बर्फ़ की फॉर्म में फंसा हुआ मिल सकता है, आइस ट्रैप, क्योंकि कभी वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है, तो हमेशा बहुत ठंड रहती है, तो यहाँ आइस होने की संभावना है। प्लस इसी के आसपास है एटकिन बेसिन। एटकिन बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है जो मून पर है, और कहा जाता है कि कोई इम्पैक्ट हुआ था जिसकी वजह से बेसिन यहाँ बना। तो जब आपसे एटकिन बेसिन की बात की जाए तो ये कंफ्यूज मत करिए कि ये इंडिया में है, यूएसए में, या कैसी जगह पर है। एटकिन बेसिन कहाँ पर है? ये है मून पर, और वो भी साउथ पोल जो मून का है वहाँ पर। इसके अलावा जो मैग्नेटिक एनामोलीज है वो यहाँ बहुत ज़्यादा प्ले आउट होती हैं। वाटर आइस की संभावना यहाँ देखी जा रही है। एक सबूत मिला कि वहाँ पर परमानेंट क्रेटर बने हुए और यहाँ पर वाटर आइस हो सकता है, जिससे कि भविष्य में अगर मून को एक्सप्लोर किया जाए तो वहाँ बहुत सी संभावनाएं बनती हैं हर देश के लिए और भारत के लिए भी। ये वो 4 नाम आपको याद करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर है और क्या इसकी रेलेवेंस है। एक बार देखते हैं वो इलाका। ये है आपका साउथ पोल, ये आपका एटकिन बेसिन, एसपीए बेसिन भी कहते हैं। कौन सी चीज़ वहाँ जा रही है? ये है एटकिन क्रेटर, वो जा रही है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 एक 3 स्टेज का इंजन है, जहाँ आपके फर्स्ट स्टेज में 2 स्ट्रैप ऑन रॉकेट्स हैं, स्टेज 2 में 2 विकास इंजन है, और थर्ड स्टेज में एक क्रायोजेनिक इंजन है, जिसके थ्रू चंद्रयान 3 जो यहाँ ऊपर प्लेस्ड होता है, ये इसको लेकर एक उड़ान भरेगा, और उड़ान भर चुका है और पूरी तरह से लैंड भी कर ही जाएगा ऑब्वियसली। तो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्रयान 3 किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSLV Mach 3, GSLV Mach 3 वो सैटेलाइट है, यहाँ नाम पता है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है? एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर है, रोवर है। रोवर ज़मीन पे इससे उतरेगा और फिर वो एक्सप्लोर करेगा। इसका की एस्पेक्ट क्या होगा कि भाई स्टडी करना जो मून का सदर्न पोल रीजन है उसको, और ये एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी सक्सेस होगा अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो एक रोवर पिछले बार भी उतारने की कोशिश इंडिया ने की थी जो फेल हो गया था चंद्रयान 2 में। तो चंद्रयान 3 इसलिए एक बड़ा ही मेजर एक स्टेप है इंडिया का, बहुत कम बजट में किया गया एक बहुत बड़ा प्रयोग है।
तो ये थे हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ाए गए, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको याद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं पहली चीज़ याद करने के टाइम में कि कहाँ पर है लमका चूराचंदपुर, तो आपको याद है या नहीं, कौन सी लोकेशन है वो आपको पता है या नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट इलाके ऑब्वियसली उनको याद करना बड़ा ज़रूरी है और वो आपको याद होने भी चाहिए। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था ज़ौगाल, वो किस जगह को कहते हैं, ठीक है। आपको इटकिन बेसिन कहाँ पर है पता है या नहीं है। और एक चीज़ और देख लें, जब हम इंडोनेशिया को देखते हैं तो एक इंडिया की डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी कहते हैं कि जहाँ इंडियन ओशन को अगर आप देखो, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन में अगर आप गौर करो तो इंडिया ने पोर्ट्स इस तरह से बनाए हुए हैं कि दो हुक की तरह बनते हैं। इस हुक में अलग अलग जगहों पर आइलैंड हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, जहाँ पर इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहा है अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर, तो चाइना को इसमें फंसा ले। दोकम में है, रियूनियन आइलैंड में चाइना फ्रांस के बेसिस हैं, फ्रांस के साथ इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। मॉरिशस में डिगो ग्राशिया यूएसए का बेस है। ये कीलिंग आइलैंड में आपका ऑस्ट्रेलिया का बेस है। सबांग में इंडिया डेवलप कर रहा है। अंडमान निकोबार इंडिया का खुद का ही इलाका है। तो यहाँ एक आपको डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी भी मिलती है, जहाँ चाइना को फंसाने की कोशिश की जा रही है कि अगर उसने इंडिया के खिलाफ कदम उठाया तो उनको रोका जा सकता है। एक न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट अभी इस हफ्ते है बट वी हैव नॉट कवर्ड, वो है फ्रांस में जो परेड हुई थी, बेस्टल परेड, वो हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि अभी वो न्यूज़ थोड़ी सी डेवलप हो रही है। टॉपिक हमारी न्यूज़ का वो है सियाचिन का जीएसआई सर्वे। ये कब हुआ, किसने किया, वगैरह की बात हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट जियोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये सर्वे किया था और 1958 में इसे उन्होंने कंप्लीट किया था। अभी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या आपको ये पता है कि सियाचिन की लोकेशन कहाँ है? जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है सियाचिन के आसपास, जिसमें साल्ट्रो रिज की अगर हम बात करें तो वो रिज कहाँ पर है, वो रिज क्यों रेलेवेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो आपको पता है या नहीं। तो पहले देखते हैं सियाचिन का मैप। ये है सियाचिन का मैप। सियाचिन का मैप ऑब्वियसली सियाचिन कश्मीर का पार्ट हम कह सकते हैं, JNK का, लद्दाख के पास ये इलाका है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये इलाका POK के अंदर आता है क्योंकि पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर रखा है। ये आपका गिलगिट, ये आपका बल्टिस्तान, यहाँ का इलाका आपका है सियाचिन का। इसके ऊपर जो इलाका है इसे कहते हैं सक्शम रीजन। ये रीजन चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था, सक्शम वैली। तो ये वैली चाइना के पास है, ये इंडिया के पास है अभी सियाचिन ग्लेशियर। तो देखिए ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं NJ 9842। ये वो लाइन है जहाँ से आपकी सीधी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है, जो नीचे तक इंडिया का जो विभाजन आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ से जो विभाजन आपका हो रहा है, ये जो लोकेशन है ये है, यही वो लोकेशन है 9842 NJ, जिसकी लोकेशन है जो मार्क की हुई है सियाचिन ग्लेशियर पे। तो NJ 9842 किससे रिलेटेड है? तो सियाचिन से रिलेटेड है। साल्ट्रो रिज कहाँ पर है, सक्शम वैली कहाँ पर है, बोल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है, ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जाए तो आपको ये मैप याद रहना चाहिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जोग्राफिकली जो लोकेटेड है। ये एक हैंड ऑन मैप है, बेसिक वाला। इसमें देखते हैं कहाँ पर है। ये सियाचिन ग्लेशियर की इधर है आपका बिलाफोंडाला एक पास है, ऊपर आपका इंदिरा कोल जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर सक्शम वैली है, यहाँ आपका NJ 9842 है। और इधर जस्ट सियाचिन के साइड में यहाँ है काराकोरम पास, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए भी। यहाँ नीचे नुब्रा रिवर है, यानी नुब्रा वैली के पास का इलाका यह है। तो जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पढ़ते हो तो कहाँ से शुरू होता है? तो जो एक लाइन है NJ 9842, ये आपको पता लग गई। आपको पता लग गया सक्शम वैली कहाँ पर है, आपको पता है बोल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है, इंदिरा कॉल कहाँ पर है। और जो ये आपका रीजन है इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन, हम अक्सर पासेस को पढ़ लेते हैं लेकिन ये जो लोकेशन है ये हमें स्पेसिफिकली याद नहीं रहती, इसके लिए इंपॉर्टेंट था कि ये हम पढ़े और ये वो जगह है जो हमने डिस्कस की। इसका थोड़ा और एस्पेक्ट अगर हम देखें तो आपको दिखता है यहाँ पर कि ये NJ 9842 है। यहीं पर आपका जो इंपॉर्टेंट सीज फायर लाइन है वो यहाँ से क्रॉस होते हुए, यहाँ LOC बना हुआ है आपका। आई होप ये क्लैरिटी अब आपको मिल रही है कहाँ पर कौन सी जगह है। यहाँ का जो इलाका है ये आपका साल्टो रिज का इलाका बनता है, ये वाला हिस्सा। तो ये आपको क्लैरिटी मिल गई भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि बोल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है, आपसे पूछूं कि NJ 9842 कहाँ पर है, और सक्शम वैली कहाँ पर है, अभी किसके कंट्रोल में है, काराकोरम पास कहाँ पर है, क्यों ये इलाका स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है, चारबोर लाट कहाँ पर है, श्योक रिवर कहाँ है। तो इससे आप एक ज्योग्राफी का अपना एक एस्पेक्ट बना सकते हो। चलो नॉर्थ का रीजन है, नुब्रा वैली कहाँ पर होगी, तो नॉर्थ के इलाके में होगी, ठीक है। साल्ट्रो जो रेंज है वो कहाँ पर होगा, तो वो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तो ये सारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, इनकी जो नाम है, इनकी जो रेलेवेंस है, ये आपको पता यहाँ पर होनी चाहिए। ये अभी इस साल इसका सफ़ायर जुबली बन रहा है इस GSI सर्वे का जो सियाचिन का हुआ था। अगर पहला पूछा जाए तो ये मत सोचिए कि हाल में हुआ होगा। ये किसने किया? तो VK रैना ने किया था इसको, और
इन 1958। तो काफ़ी समय हो चुका है। और मेरा आपसे सवाल है कि जो इंडियन मिलिट्री का ऑपरेशन था जिसके थ्रू इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया, वो कौन सा ऑपरेशन था? उस मिशन का नाम क्या था? क्या वो ऑपरेशन विजय था, या फिर वो ब्लू स्टार था, या फिर वो कोई और मिशन था? विजय किस चीज़ से रिलेटेड है, और ब्लू स्टार या ब्लैक थंडर, ये जो ऑपरेशन है इंडियन आर्म फोर्सेस के या पुलिस फोर्सेस के, किस से रिलेटेड हैं? ये आपको पता होना चाहिए। ब्लैक थंडर, ब्लू स्टार तो हमें पता है काफ़ी ज़्यादा विवादित है। ये जो अमृतसर में हुआ था, कहाँ हुआ था अमृतसर में? क्यों हिस्टोरिकली इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं दो ऑपरेशंस? इनकी एक बड़ी हिस्ट्री रही है। तो उसी तरह ऑपरेशन विजय भी काफ़ी फेमस है। किससे कब्जा उसके ऊपर किया गया? और जो सियाचिन का ग्लेशियर था उसको कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया था आर्मी ने, उसका नाम क्या है? क्योंकि अगर आप आंसर कभी इसके आसपास लिखते हैं तो आपको वहाँ पर एक इजी पॉइंट आउट बनता है कि भाई इसको मेंशन कर दिया, तो एक अच्छा लगता है कि आपको ये एरिया पता है। आगे मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन मैकेनिज्म की मीटिंग हुई थी हाल ही में। तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन MGC क्या है? MGC असल में दो नदियों के आसपास जो देश बसते हैं उनके बीचों का हुआ है एक संगठन है। मेकॉन्ग अगेन एक रिवर है, और गंगा तो हमें पता ही है, गंगा एक और रिवर है। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में 6 कंट्रीज़ है। कौन कौन सी कंट्रीज है याद रख लीजिए। एक तो हमारी इंडिया है, और 5 इसमें आपकी आसियान कंट्रीज़ है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि गंगा तो भाई बांग्लादेश में भी जाती है, तो क्या बांग्लादेश इसका पार्ट है? तो नहीं, इसका पार्ट बांग्लादेश नहीं है। ये इंडिया प्लस कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड, इन 5 कंट्रीज प्लस इंडिया का एक ग्रुप है जो बात करता है किन एरियाज पे? तो टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इसके ऊपर फोकस करता है। अब जो MCG है, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, जो हमारा एक ये ग्रुप है, इस ग्रुप की खास बात यह है कि ये लगातार कोशिश करता है कि कैसे, सॉरी MCG लिखा हुआ, ये MCG नहीं होगा, ये होगा MGC, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। ये जो इन दोनों नदियों के आसपास जो देश हैं, इनके बीच में कैसे एक दूसरे से सीखते हुए हम कैसे पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ये उसके रिलेटेड है। इसका अपना एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये आपको जानकारी देनी है, मेकॉन्ग कहाँ पर है। मेकॉन्ग दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है, एशिया की 3rd लार्जेस्ट है। ऑफकोर्स ये भी चाइना से ही निकलती है मेकॉन्ग। सो चाइना एक मेकॉन्ग के केस में भी अपस्ट्रीम रिवर है, अपस्ट्रीम कंट्री है, यानी यहाँ से नदी बन के नीचे की तरफ आती है। सो इसे अपर रिपरेन स्टेट कहते हैं। जिस देश से नदी निकलती है और किसी नीचे के देश में जाती है तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम कंट्री या अपर रिपरेन कंट्री। और जो नीचे कोई देश होता है, जैसे नदी अगर चाइना से चली इंडिया आई और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश गई, तो चाइना अपर रिपरेन कंट्री है, इंडिया मिडिल रिपरेन कंट्री है, और बांग्लादेश लोअर रिपरेन कंट्री है। कोई नदी अगर चाइना से लेकर इंडिया तक ही आती है तो इंडिया इज लोअर रिपरेन, चाइना इज अपर रिपरेन। तो मेकॉन्ग के केस में भी चाइना जो है वो एक अपर रिपरेन कंट्री है, और लगातार मेकॉन्ग की नदी के ऊपर पोल्यूशन फैल रहा है, चाइना उसके ऊपर डैम बना रहा है, उससे काफ़ी विवाद की स्थिति इन देशों में बनी हुई है। और जो कंट्री मेकॉन्ग के रीजन में पड़ती है उन्हें हम कहते हैं CLMV कंट्रीज़। थाईलैंड भी इसका पार्ट है, लेकिन CLMV वो कंट्रीज़ है जो आसियान की वो कंट्रीज़ है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, और इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है इनके साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का। तो मेकॉन्ग एक रिवर कल्चरल सिविलाइजेशन रिवर है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन सभी रीजन्स के लिए। मेकॉन्ग डेल्टा फॉर्म करती है। तो कहाँ से जाती है, कहाँ से गुजरती है? देखिए ये रहा, यहाँ से काफ़ी सारे डैम बनाए हैं लगातार चाइना ने, तो इसीलिए ये एक विवादास्पद अभी जो चाइना के कदम है यहाँ पर है। क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया को ब्रह्मपुत्रा रिवर पर भी विवाद है, जहाँ चाइना बहुत सारे डैम बना रहा है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि इनके साथ, इन कंट्रीज़ के साथ अपने संबंध हैं उनको और डेवलप करें, ताकि मिलकर कोई एक सॉल्यूशन ढूंढा जा सके जो हाइड्रोलॉजिकल वॉरफेयर, नदियों से रिलेटेड वॉरफेयर या हाइड्रोलॉजिकल जो डिप्लोमेसी है उसका इस्तेमाल किया जाए चाइना पे दबाव बनाने के लिए, ताकि चाइना एक वाटर ट्रीटी करे इंडिया के साथ भी, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर और इन कंट्रीज़ के साथ भी। तो ये लगातार एक विवादास्पद नदी है जिस पर बहुत विवाद चाइना के साथ इन कंट्रीज़ का रहता है। इन कंट्रीज़ को लेकर चाइना लगातार फोकस बनाया हुआ है कि भाई यहाँ पर हम अपनी रिसोर्स को और ज़रा पावरफुल कर लेंगे। और ये नदी, ये कंट्रीज जो है इंडिया के पास भी आती है। अगर आप गौर करो तो मैंने बोला CLMVT, ये कंट्रीज हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड। अब ज़रा याद करिए, इंडिया ने एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाया है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, IMT हाईवे, जो कनेक्ट करता है 3 देशों को। इसको इंडिया लेकर वियतनाम तक जाना चाहता है, हनोई में। तो इससे इसको बाद में जोड़ा जाएगा। अभी ये तो लगभग बनने की स्तर पर पहुंच चुका है। तो वो दिख रहा है कि इंडिया लगातार अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत
साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध और बढ़ाना चाहता है। उसके तहत उसने IMT ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की बात करी है। हम वाटरवेज डेवलप कर रहे हैं। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट किस देश के बीच में है? म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है इंडिया की, जो आपको फिर अपने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये वाला रूट है, सितवे पोर्ट से आप यहाँ ऊपर इंडिया जाते हैं, सॉरी ये रूट है इसका। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो कालादान नदी के ऊपर भी एक स्थापित बंद करता है। समुद्र से नदी, नदी से रोड, ये 3 रूट बनाए गए हैं। ये दिखाता क्या है कि लगातार इंडिया अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने संबंधों को जोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट में सहायता करेंगे, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करेंगे। इंडिया आसियान कंट्रीज के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको याद है कि आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज़ में? 10 कंट्रीज़ आसियान में कौन कौन सी, याद करिए। RCEP में 15 कंट्रीज़ है, कौन कौन सी, याद करिए। ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्री आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, कि आपको याद है या नहीं? बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री, ये आपको याद होना चाहिए। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में 6 कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी, 6 कंट्रीज़, वो आपको याद है या नहीं? तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ ग्रुपिंग्स जो आती है कैसी बनती है। MGC आपको यहाँ दिख रहा है, ये कंट्रीज़ है, ये आपको बिम्स्टेक की कंट्रीज़ है। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, ये आपके बिम्स्टेक का पार्ट है। और बिम्स्टेक पे फोकस क्यों किया इंडियन गवर्नमेंट ने? क्योंकि अभी सार्क जो हमारा साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो हमारी कोशिश है कि हम बिम्स्टेक के ऊपर फोकस करें। ये भी काम करते हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। फिर जो ईस्ट एशिया समिट है ये आसियान प्लस 8 कंट्रीज़ के बीच में होती है, 10 कंट्रीज़ आसियान की प्लस 6 और 8 और कंट्रीज़ कौन कौन सी है? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, रशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो इनमें आती हैं। बाकी जो आसियान की 10 कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है? हमने अभी देखा CLMVT, ये कितनी कंट्रीज़ हुई? 5 कंट्रीज़ हुई। 5 और कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो है इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, और बताइए कौन कौन सी होंगी, मुझे बताइए। ये हमने मलेशिया इसमें होगी या नहीं? तो मलेशिया कितनी हुई? 9 कंट्रीज़ हुई। एक कंट्री और कौन सी है मुझे बताइए जो पार्ट है आसियान का? हमने CLMVT ISBM कर लिया, एक कंट्री और है, ये मैंने आपके लिए छोड़ता हूँ कि कौन सी वो कंट्री है कि जो इसका पार्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार जो साउथ ईस्ट एशिया अभी फोकस पे है, तो वहाँ कौन से ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री है, उनकी क्या रेलेवेंस है, कहाँ पे लोकेटेड है, याद कर लिए। प्लेन्स आपको बहुत हेल्प करेगा और मेन्स पे आपको एडिशनल पॉइंट्स बनाने में भी मदद करेगा। तो साउथ ईस्ट एशिया जब भी आप पढ़ रहे हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी जब भी इंडिया की देख रहे हैं, तो वहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मेकॉन्ग के साथ इंडिया गंगा को यूज़ करने की कोशिश भी कर रहा है। अगला पॉइंट आता है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, जहाँ पर 5% एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर इंडिया का कब हो गया वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ सिचुएटेड है? ये इलाका आपका वेस्टर्न घाट्स का है, ये इलाका आपका ईस्टर्न घाट्स का है। वेस्टर्न घाट्स और ज़्यादा कंटिन्यूस है, पहाड़ियाँ सीधी श्रृंखला में बनी हुई है। एक बड़ा इलाका है, लगभग 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। ये एक मेजॉरिटी जो आपकी एक बायो हॉटस्पॉट है दुनिया का, ये यहाँ सिचुएटेड है। सबसे बड़ा सवाल कि जो वेस्टर्न घाट्स है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो अनामुडी है या डोडा बेटा है? तो अनामुडी असल में है, तो चलो ये लार्जेस्ट पीक हो गई। इसके अलावा जैसे ही सवाल है ना वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्रीज भी है, नॉर्दर्न सह्याद्रीज, सदर्न सह्याद्रीज, इनमें कौन सी हाईएस्ट पीक कौन सी है? महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक कौन सी है, या कलसूबाई कहाँ का हाईएस्ट पीक है? तो इस रीजन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। कहाँ है वेस्टर्न घाट्स भाई? ये इलाका आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये इलाका आपका ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट आपकी पीक्स है, काराडोंगम हिल्स कहाँ पर है, डोडा बेटा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है गुरु शिखर कहाँ का हाईएस्ट पीक है, कहाँ लोकेटेड है, यहाँ आसपास कौन से फॉरेस्ट टाइप्स हैं। तो देखिए मैं यहाँ हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज हम प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहें कि हम और डिटेल में डिस्कस करें, ज़रूर करेंगे, पर मेरी कोशिश है पहले कि आपको वो रिमाइंडर रहे कि अच्छा ये मैप आपने देख लिया PDF में, अब अरावली की रेंज कहाँ पर है, ठीक है, सतपुड़ा की रेंज कहाँ पर है, विंध्यास की रेंज कहाँ पर है, यहाँ पे तापी और नर्मदा कहाँ से जा रहे हैं, माही कहाँ पर है, आपकी बानस रिवर कहाँ किस ओर जा रही है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वेस्टर्न घाट में कहाँ पर आपका ग्रेट नॉर्थ आता है, कार्डोमम हिल्स कहाँ पर आते हैं, ये रहे आपके, ये रहा अनामुडी, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स, डोडा बेटा। तो इस तरह की जो माउंटेन्स है, जो आपके पीक्स हैं, वो आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट पासेस याद रहे, पाल घाट, बोर घाट, सेनकोटा, थाल घाट, ये सारे घाट्स जो हैं ये आप अच्छे से रिवाइज कर पाए, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इसको ढंग से याद कर नहीं पाएंगे। अभी वेस्टर्न घाट्स के साथ स्थिति ये है कि लगातार जो इको सेंसिटिव एरिया है ये घटता जा रहा है। इको सेंसिटिव एरिया कहाँ पर कितना है?
तो कर्नाटका में 20,000 है, महाराष्ट्र में 17,000, केरला, तमिलनाडु, गोवा और गुजरात। आपसे पूछा जा सकता है कि किन इलाकों में कितना ज़्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वेस्टर्न घाट्स का फैला हुआ है। तो उसको अगर आप समझ लें कि सर्वाधिक, हम नॉर्मली सोचेंगे केरला में होगा या महाराष्ट्र में होगा, पर नहीं, कर्नाटका में है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पर है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी से पूछे गए हैं। ये आपका अनाबोर्ड है जो हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर्स का, कहाँ पर है इस रीजन में? तो पल्ली हिल्स कहाँ पर है, गुरु शिखर कहाँ पर है, धूपगढ़ कहाँ पर है, सतपुड़ा रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, विंध्या रेंज कहाँ पर है। तो ये रेंजेस अगर आप करना चाहें तो वो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। लिस्ट भी आपको दी हुई है कि कौन से बड़े बड़े जो आपकी पीक्स है किन किन हाइट्स के साथ है, ताकि आप इसको याद कर पाए। मैप्स पे याद करना काफ़ी आसान होता है, तो मेरी कोशिश है आप इस तरह इसको रिवाइज करें। जो न्यूज़ थी वो ये थी कि भाई वेस्टर्न घाट ने 5% ग्रीन कवर खो दिया है। किसने ये किया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एनर्जी एंड वेटलैंड रिसर्च ग्रुप है, जिसने एक वेस्टर्न घाट्स स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें बोला गया कि 5% के आसपास एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर खोया है वेस्टर्न घाट में। फ्रेगमेंटेशन है, और इसमें जो इंटीरियर फॉरेस्ट है वो केवल 25% हिस्सा बनाते हैं, और दुनिया के 36 में से एक बड़ा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स। याद रखिए कि जो यहाँ के फॉरेस्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो अगर आप फॉरेस्ट को काट के और कहीं पर प्लांटेशन करें तो उससे उस लेवल की बायोडाइवर्सिटी आप सेफगार्ड नहीं कर सकते। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी की। ये मतलब वो चीज़ें हैं जो कि ऐसी लाइफ फॉर्म्स है, वो ऐसे पेड़ है या ऐसा बायोडाइवर्सिटी है कि एक जंगल से मान लो आपने 1000 पेड़ काट के कहीं पे 10,000 पेड़ भी लगा दिए, तो जिस लेवल का बायोडाइवर्सिटी था, जो एनिमल्स यहाँ थे या जो ऑर्गेनिज्म वहाँ थे, वैसे फिर कहीं पर नहीं बन पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो इलाके हैं जहाँ पर अगर आप अल्टरेशन करते हैं तो उस पूरे इलाके की इकोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है वो ध्वस्त हो जाएगी, वो दोबारा रेप्लिकेट करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ कितना % एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन 1 में आता है, 2 में आता है और 3 में आता है, ये भी यहाँ पर मैंशन है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वेस्टर्न घाट्स का ग्रीन कवर घट रहा है, कौन सी बॉडी ने क्या बताया है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट पीक्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स कहाँ से आती है। ज्योग्राफी रिवाइज करने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपका हो सकता है, या मैंने दोनों में डिस्कस किया ही हुआ है। बाकी एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है वो है क्रीमियन कॉन्गो हेमरिक फीवर। तो हेमरेज की हम बात करते हैं, उसको एक फीवर है जो क्रीमिया कॉन्गो फीवर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जगह न्यूज़ में है, कॉन्गो भी क्रीमिया भी, तो सोचा मैंने क्यों ना इसको ऐड किया जाए। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी बहुत ज़्यादा फैटिलिटी रेट है, WHO ने इसके बारे में बोला है। ये कहाँ से एंडेमिक है, कहाँ सर्वाधिक फैलता है? तो अफ्रीका के रीजन में, बाल्कन के रीजन में, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में भी। ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था क्रीमियन पेनिनसुला में, जो युद्ध हुआ था ब्लैक सी में 1944 में। वहाँ पर पता लगा था अच्छा ये एक इलाका है जो जहाँ पर किसी सिपाहियों को ये बीमारी हुई थी, इसलिए पता चला कि अच्छा ये एक बीमारी है। और ये कहाँ से आई थी? तो ये पता लगा था कॉन्गो बेसिन से आई एक पैथोजन से, इसलिए इसका नाम क्रीमियन कॉन्गो पैथोजन डिजीज़ का नाम इसको पड़ गया। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और कुछ ड्रग्स से इससे आप प्रिवेंट इसको कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि चलो भाई ये बताओ मुझे क्रीमिया क्यों न्यूज़ में? 2014 में किसने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया? कॉन्गो में कौन से मिनरल सर्वाधिक मिलते हैं, क्यों वो न्यूज़ में था? हमने पिछले अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया था, तो आई होप वहाँ से रिवाइज कर पाओ। ये वायरस कहाँ पाया गया और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इन जगहों की रेलेवेंस है, यहाँ पे पता लग गई। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है, फिर क्रीमिया के पास ही आ रहे हैं इसलिए मैंने वो टॉपिक उठाया था। क्रीमिया के पास एक ब्रिज था, कर्च ब्रिज, जिसे उड़ाया है, जिसे ध्वस्त कर दिया है यूक्रेन ने। तो रशिया ने आरोप लगाया कि कुछ UAVs का, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने ये कर्च ब्रिज उड़ा दिया। तो कर्च ब्रिज कहाँ है? ये कर्च स्ट्रेट में है, जो कि जोड़ता है रशिया को क्रीमिया से। ये रहा कर्च का इलाका, ये रहा कर्च स्ट्रेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए। ये ब्रिज 2018 में बनाया गया था, जो रशिया और क्रीमिया को जोड़ता है रेल कनेक्टिविटी से। 2014 में रशिया ने क्रीमिया का इलाका कैप्चर कर लिया था। ये देखते हैं कहाँ पर है क्रीमिया का इलाका। ये वो इलाका है जो कैप्चर किया था, पहले यूक्रेन का पार्ट था रशिया ने, और यहाँ पर आपका कर्च स्ट्रेट का वो ब्रिज था जो ध्वस्त किया गया। इसके आसपास कौन सा इलाका है? सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी ऑफ बॉस्फोरस, एजियन सी, ये सब पता होना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहाँ पर है, हमने डिस्कस किया है पहले भी। आई विल नॉट रिपीट एवरीथिंग, क्योंकि ऐसे तो हर चीज़ बहुत लंबे लेक्चर बन जाएंगे। पर सी ऑफ अजोव कहाँ पर है? ये आपका सी ऑफ अजोव, ये आपका कर्च स्ट्रेट जो उसको जोड़ता है रशिया के साथ, जो इन लोगों ने ध्वस्त किया। इसके नीचे आपका ब्लैक सी है जो बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। नीचे आपका टर्की का इलाका आता है जिसके थ्रू आप मेडिटेरेनियन सी तक पहुँच सकते हैं। तो रशिया को अगर कोई शिप अपना लेके यहाँ से मेडिटेरेनियन सी तक जाना है तो उसको ब्लैक सी होते हुए, ये इलाका क्रॉस करते हुए, एजियन सी होते हुए, तब जाके वो मेडिटेरेनियन सी में एंटर करेंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस और जो बॉस्फोरस सी है वहाँ पर तुर्की का एक तरह का कब्जा है। तुर्की लगातार वहाँ पर अक्सर वहाँ पर अपनी नेवी स्ट्रेंथ बना के रखता है, इसलिए हमेशा रशिया को डर लगता है कि भाई कैसे और एक्सेस मिला जाए। क्योंकि दिक्कत ये है कि रशिया की जितने भी पोर्ट सिटीज़ हैं वो सारी
वार्म वाटर पोर्ट उनमें से कोई नहीं है, यानी वो ऐसे पोर्ट्स हैं जो सर्दियों में जम जाते हैं, यानी आर्कटिक के आसपास ज़्यादा वो उनके, जैसे इंडिया के पोर्ट्स हैं। अगर आपको केरल जाना है, गुजरात जाना है, केरला, गुजरात, मुंबई, जहाँ भी आते हो साल भर वो पोर्ट्स एक्टिवेट रहते हैं क्योंकि वो पानी कभी बर्फ़ नहीं बनता। रशिया के आसपास जो पोर्ट्स हैं वो अक्सर जम जाते हैं सर्दियों में, इसलिए उन्हें वार्म वाटर पोर्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए लगातार ये जगह बहुत सेंसिटिव है किसके लिए, रशिया के लिए। वो लगातार कोशिश करते हैं कि हमें ऐसे इलाके मिले जो कि हम साल भर ऑपरेशनल रहे, इसलिए ब्लैक सी के आसपास अपनी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ पर क्रीमिया सिचुएटेड है, कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है, सी ऑफ बॉस्फोरस का है, सी ऑफ एगन कहाँ पर है, फिर आपका क्रीमिया कॉन्गो फीवर क्यों न्यूज़ में था, इस युद्ध से इसका कुछ लेना देना नहीं है, याद रखिए, कहीं आप इससे कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये एस्पेक्ट आपने देख लिया। आगे नॉर्थ कोरिया ने हमेशा की तरह दोबारा एक टेस्ट किया है, वोंगसंग 18, एक ICBM में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने टेस्ट करी है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट करी। कहाँ नॉर्थ कोरिया सिचुएटेड है, ये रहा। यहाँ आसपास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कैंगडम माउंटेन्स की बात हम कर लें। इसकी राजधानी का नाम है प्योंगयांग, जो कहाँ पर है, यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ 38 डिग्री पैरेलल है, जो कि कहा जाता था कि ये एक असल में जो बाउंड्री है नॉर्थ साउथ कोरिया की बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो डीमिलिटराइज्ड जोन है वो 38 पैरेलल के बराबर नहीं है। 38 पैरेलल ये जगह है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ बाउंड्री होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा है नहीं। जो बाउंड्री असल में वैसी बनी हुई है नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में, से कहते हैं DMZ, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। यहाँ मिलिट्री नहीं रहेगी, पर असल में दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन कोई है जहाँ सर्वाधिक लैंड माइन्स, बॉम्ब्स और एरियाज हैं, तो वो यही इलाका है जहाँ पर सर्वाधिक की चीज़ें फैली हुई हैं। 38 पैरेलल कहाँ पर सिचुएटेड है, नॉर्थ साउथ कोरिया के बाउंड्री पर, जो डिमार्केट करने की बात की गई थी, लेकिन वो अभी सीमा नहीं बनाता। सीमा DMZ है, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया। कहाँ सिचुएटेड है, चाइना के जस्ट नीचे आपका नॉर्थ कोरिया है, फिर ये आपका DMZ है, इसके नीचे आपका साउथ कोरिया है। यहाँ से वो लगातार मिसाइल में टेस्ट करते हैं। यहाँ आपका सी ऑफ जापान है, ये ईस्ट चाइना सी है। अब मुझे बताइए, फर्स्ट आइलैंड चेन कहाँ पर है, कौन सी कंट्रीज का पार्ट है, सेकेंड आइलैंड चेन में कौन सी कंट्रीज का पार्ट है, साउथ चाइना सी में कौन सा विवाद है, जो नाइट टेस्ट नाइट है उसका क्या क्लेम है, ठीक है। 38 पैरेलल कहाँ पर है, जो आपके नॉर्दर्न टेरिटरीज है जापान के, वो कहाँ पर है, सी ऑफ अजोव कहाँ पर है, कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है। और जब हमने चाइना, जापान, ताइवान पिछले वीडियो में भी किया ना डिस्कस डिटेल में, तो आई होप कि वो चीज़ें आप रिवाइज करते हैं और आपको याद रहे। तो याद रखिए कि इस मैप के बाद इस हफ्ते की जो न्यूज़ है, इनमें आपको जो इंपॉर्टेंट इलाके हैं वो याद रहे। MCG जो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन है, किन के ऊपर है, कौन सी कंट्रीज है, बिम्स्टेक में कौन सी कंट्रीज है, आसियान में कौन सी कंट्रीज है, ASEAN +8 क्या है, ASEAN +5 क्या है। एक जो टॉपिक हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं वो है ISA, यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो ISA है क्या? ISA ने एक रूल पास करने की बात की है, जिससे वो बेहतर, जो वर्ल्ड में सी माइनिंग होती है उसको ठीक से वो बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए, और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे निकल, कोबाल्ट और कॉपर जो डीप सी बेड में मिलता है, उसके एक्सप्लोरेशन को लेकर अपने नियमों में कुछ बदलाव करने की बात की है। तो पहली बात, ISA है क्या, ये काम क्या होती है, माइनिंग की पूरी पॉलिटिक्स क्या है, वो जरा देखते हैं। देखिए, आमतौर पे हमें पता है कि भारत एक देश है, मान लो ये इंडिया का मैप ऐसे ही छोटा सा बना दिया मैंने, तो इंडिया की ज़मीन पे अगर आपको कहीं माइनिंग करनी हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जब वो माइनिंग समुद्र में करेंगे आप, तो आप किससे परमिशन लेंगे? क्या बिल्कुल कहीं भी जाकर आप माइनिंग कर सकते हैं? अगर कोई भी कहीं भी माइनिंग कर पाता, तो अमेरिका, चाइना जैसे देश जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखते हैं, वो तो कहीं भी युद्ध कर लेंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल रूल मेकिंग बॉडी होती है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो पहले देखते हैं क्या क्या बाउंड्री है, कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस है। पहली चीज़, कैसे एक्सप्लोरेशन होती है। जैसे कई सारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, जिनसे आपकी रेयर अर्थ मेटल्स, जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है आज के टाइम में, वो सब है। लेकिन पहले देखते हैं क्या पूरी कहानी है। देखिए, नॉर्मली ये होता है कि एक, जैसे समुद्री इलाकों में आप जब नापते हैं, तो जो मेजर हम करते हैं उसे कहते हैं नॉटिकल माइल्स। NM मतलब नॉटिकल माइल्स। तो मान लो ये आपकी देश की ज़मीन है, और यहाँ पर ज़मीन ख़त्म हो गई, यहाँ समुद्री इलाका आपका शुरू होता है। जहाँ से आपका लैंड एरिया स्टार्ट हो रहा है, लैंड एरिया खत्म हो रहा है, और आपका ऊपर से पानी का एरिया स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो इलाका होता है, उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी की खास बात यह है कि वहाँ वही नियम लागू होते हैं जो आपके देश पे लागू होते हैं, यानी सोवरेनिटी जो आपकी है वो इंटैक्ट रहती है। सोवरेनिटी मतलब जैसे जो देश, भारत जो नियम अपनी माइनिंग को लेकर इंडिया अपने देश में अपनी ज़मीन पे लगाएगा, सेम वही लॉज, सेम वही चीज़ें वो इस ज़मीन के ऊपर भी लगाएगा जो समुद्र के नीचे है, लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आती है। यानी 0 to 12 नॉटिकल माइल्स जो सी का एरिया है वो कहलाता है टेरिटोरियल सी। और टेरिटोरियल सी में आप जो भी
आपके देश के रूल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज टेरिटोरियल सी, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने ही सॉवरेन जो आपके राइट्स हैं वो लागू होते हैं, चाहे इसमें एयर में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे वाटर कॉलम जो इसके अंदर है, या सी बेड यानी समुद्र के नीचे जो इलाका है ज़मीन का, उन सब पे आपको नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई अगर देश का कोई शिप जा रहा है, मान लो आपके देश के पास से कोई रूट है समुद्र का, वहाँ से कोई गुजर रहा है, तो वहाँ से उनको राइट टू इनोसेंट पैसेज मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका है, 200 नॉटिकल माइल्स तक का, इसको हम कहते हैं EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस इलाके में आप किसी भी देश के पास एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लोरिंग और कंजर्विंग का अधिकार होता है, लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज का उसको लेकर। यहाँ पर आपके पास एक अधिकार रहा कि हाँ आप ये कर सकते हो। जो 24 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका दिख रहा है आपको, कंटीजियस जोन, यहाँ पर आपका एनफोर्समेंट जोन होता है, यानी अपने लॉज को आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई हमारे इलाके में आप एंटर कर रहे हो तो वार्निंग या इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ जो है इस इलाके में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सॉवरेन राइट्स होती हैं वाटर कॉलम की, ये जो पानी का कॉलम है इसके ऊपर, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो शेल्फ है इसके ऊपर। तो ये अधिकार किसी भी देश को मिलता है। इसलिए आप देखते हो कोई भी देश ये चाहता है कि हमारा एक नया आइलैंड जो है वो ज़्यादा दूर तक, जैसे मान लो अंडमान निकोबार पे इंडिया का आइलैंड है जो इंडियन स्टेट के अंदर आता है, तो क्योंकि वो इंडिया का आइलैंड है तो अंडमान निकोबार से 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। वरना अगर वो आइलैंड इंडिया के पास नहीं होता तो हमारी जो सी लाइन, जो शोर लाइन है, वो केरल तमिलनाडु के पास से खत्म हो जाती है। अब कितनी आगे तक एक्सटेंडेड है, इसलिए आइलैंड आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो गई 200 नॉटिकल माइल्स तक। इसके बाद जो इलाका आता है उसे कहते हैं हाई सीज। ये वो इलाके हैं जो किसी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, यानी ये बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर्स इन्हें हम कहते हैं। और ये जो इलाका है यहाँ पर आपको अगर कोई काम करना है तो इसके लिए अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज कहते हैं, इससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर सी बेड और सब सॉइल जो इलाके ये आते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के अंतर्गत। जो एरिया है यहाँ पर जितने यहाँ के रिसोर्सेज हैं सब एडमिनिस्टर करता है कौन? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जिनके ऊपर कोई भी नेशनल राइट्स किसी देश के नहीं होते। तो अगर आपको कहीं खनन करना है किसी विशेष मिनरल के लिए तो आपको इस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA के पास जाकर परमिट लेना पड़ेगा। तो यह है ISA, कहाँ पर? जो सी बेड होता है उसके ऊपर इनका काम होता है, यानी समुद्री इलाके के नीचे तलहटी जो होती है, ज़मीनी इलाका है उसके ऊपर जो पानी ऊपर का, वहाँ तो आपको अनक्लॉज वगैरह ज़्यादा रूल से ऑपरेट करते हैं। तो ये बात हो गई अनक्लॉज और ISA की। तो ISA का काम क्या है? जो हाई सीज है उसके अंदर का जो सी बेड है उसको जो रूल मेकिंग होती है उसके आसपास, जो उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए अगर आपको परमिट चाहिए तो आप जाते हैं किसके पास? ISA के पास। जो अगर हम एक मैप के थ्रू देखें तो अनक्लॉज एक कन्वेंशन है किसके ऊपर? लॉज ऑफ सीज के बारे में। इसी के अंतर्गत आते हैं ISA, IMO और RFMOs। IMO होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप शिपिंग की बात करते हो, शिपिंग के थ्रू अगर कोई पोल्यूशन फैलता है तो उसकी बात होती है। फिर ISA का काम है जो सी बेड एक्सप्लोरेशन है, कोबाल्ट, निकल ऐसे मिनरल्स आपको एक्सप्लॉइट करने हैं सी बेड के अंदर, तो वहाँ ISA काम करेगी। और फिशरीज के ऊपर आपका रीजनल फिशरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके ऊपर काम करता है। ये बातें हो गई जो UN कन्वेंशन के अंदर अनक्लॉज है इसके अंतर्गत आती है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर वेरी नाउ दैट ये इलाका है जो EEZ के बाद का इलाका है हाई सीज में, वहाँ अगर आपको नीचे एक्सप्लोरेशन करनी है तो आपको ISA से परमिट लेना पड़ता है। तो क्या इलाके हैं, कितना डिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई ISA यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की। इन्होंने एक नया कोड पास किया है ताकि निकल, कोबाल्ट, कॉपर की डीप सी एरियाज में जहाँ एक्सप्लोटेशन होती है इनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, ताकि बेहतर रूल्स बन सके। क्योंकि अगर बिल्कुल अंधाधुंध डीप सी माइनिंग होगी तो वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बुरी तरह प्रभावित होते हैं। कई नुकसान वहाँ पर जीवों को हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स को हो सकता है। इसके लिए ISA बनाया गया था। ISA कब बना? 1994 में। क्या करता है ये? माइनिंग और इससे जुड़े हुए जितनी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करता है। ये देशों की सरकार जो होती है, राष्ट्रीय सरकारें, उनके अधिकार से बाहर की चीज़, एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है। ये अनक्लॉज के अंतर्गत आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के ऊपर आता है। और इसका हेडक्वार्टर्स है जमैका, किंगस्टन में। और ये 36 मेंबर का इसमें काउंसिल होता है जिसके एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करता है। ये बात हो गई ISA की। ISA क्या है आपको पता लग गया, क्या काम है, क्या इसकी रेलेवेंस है। और ये लगातार फंडिंग भी मेंटेन करता है कि किस तरह से और बेहतर कोलैबोरेशन किया जा सके मरीन रिसर्च में, या फिर बेहतर सी बेड की आपकी कंजर्वेशन पे क्या काम किया जा सकता है, इसके ऊपर भी काम करता है। सी बेड क्या है? आई थिंक यू नो नाउ कि सी बेड मतलब समुद्र के इलाके वाला, समुद्र के नीचे वाला इलाका, उसे कहते हैं हम सी बेड, ठीक है। ये हो गया ISA की बात। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें जो मिनरल्स बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर इंटरनेशनल वाटर्स में काफ़ी एक्सप्लोटेशन चल रहा है वो है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स,
कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीज क्रस्ट और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर इंडिया भी अब कोशिश कर रहा है अपने पैर और बढ़ाने की। ठीक है, इसके बाद बात आती है INS किरपान की। INS किरपान जो इंडिया का एक कोवेटे था, ये इंडिया ने अब वियतनाम को सौंपा है, क्योंकि इंडिया ने अपना काम इसके ऊपर पूरा कर दिया। इंडियन नेवी से इसको डीकमीशन करके अब वियतनाम को सौंपा गया। रेयरली ऐसा होता है कि इंडिया ने कभी ऐसा किया हो। अब ये शिप इंडिया में नहीं, ये अब दे दिया जाएगा वियतनाम को। वियतनाम कहाँ पर स्थित है? वियतनाम बहुत रेलेवेंट कंट्री है। वियतनाम यहाँ सिचुएटेड है। वियतनाम को थोड़ा देख लेते हैं किस लोकेशन में वियतनाम, क्या ये साउथ चाइना सी में है या ईस्ट चाइना सी में है? तो बिल्कुल साउथ चाइना सी में है। इसकी सीमा जो है, बाउंड्री जो है वो चाइना से लगती है। इसका युद्ध एक बार चाइना से पहले हो चुका है और वियतनाम के साथ चाइना के विवाद हैं कई सारे, चाहे आप साउथ चाइना सी की बात कर लो, चाहे लैंड बाउंड्री को लेकर देख लो, चाहे रिवर मेकोंग को लेकर देख लो, तो हर इलाके में लगातार विवाद वियतनाम के साथ चाइना के बने रहते हैं। इसीलिए भारत वियतनाम के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने की और कोशिश कर रहा है। हमारा बायलैटरल ट्रेड भी आपस में बढ़ा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने की, इस लेवल तक कि इंडिया ने जो एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे, इन 3 देशों से गुजरने वाला हाईवे था, बातें चल रही है उसको एक्सटेंड करके हनोई यानी वियतनाम तक पहुंचाने की, जो उसकी राजधानी यहाँ पर हनोई है। तो वियतनाम के साथ भारत संबंधों को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और इसकी तरह डिफेंस की ओर उठाया गया इंपॉर्टेंट कदम है। भारत ने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस डेवलप कर रखे हैं वियतनाम के साथ। अगर हम आमतौर पे देखें तो वियतनाम को लेकर काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया के, जैसे साउथ चाइना सी में इनका चाइना के साथ जो विवाद है। दोनों देशों ने बात करी है कि वो अब एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट ला चुके हैं इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप पर 2030 की ओर, जो देखता है टुवर्ड्स 2030। इनका बायलैटरल ट्रेड जो एक समय में $200 मिलियन हुआ करता था, आज $14.44 बिलियन हो चुका है, जो एक बहुत हाई लेवल पे जिसमें ग्रोथ देखी गई है। और वियतनाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम आपके आसियान का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है आसियान की, और आसियान के 10 मेंबर्स में से एक मेंबर वियतनाम है। आई होप आपको 9 देश याद होंगे, हमने बार बार इसे कवर किया है। तो वियतनाम के साथ इंडिया कोलैबोरेट कर आसियान में भी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी इन्फ्लुएंस को और बढ़ाना चाहता है। तो चाइना, डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी और शेयर्ड कल्चरल हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर हमेशा वियतनाम के साथ भारत के संबंध काफ़ी अग्रसर रहे हैं और लगातार इंडिया इसको और डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। दिस हैज़ बीन अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब अगर मैं वियतनाम की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ बॉडीज़ याद आनी चाहिए जो हमने डिस्कस करी थी। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन कुछ याद है? इनमें कौन सी मेंबर्स, कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट थी? आपसे क्वेश्चन है मेरा, MGC में कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट थी? और बिम्स्टेक में क्या वियतनाम बिम्स्टेक का पार्ट है? हम हालांकि आपको याद होगा, हमने कल पिछले हफ्ते ही कवर किया था। फिर वियतनाम की बात अगर हम करें तो इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वियतनाम एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर बन के इंडिया का उभरा है। किस मामले में? मैन्युफैक्चरिंग के केस में। जब चाइना से सप्लाई चेन्स, यानी चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, जहाँ अमेरिकन, जापानीज, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो चाहती थी कि चाइना के अलावा एक और ऐसी कंट्री हो, चाइना +1, जहाँ पर वो अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करें, जहाँ पर वो और सप्लाई चेन डेवलप करें, जिससे और ग्रोथ हो पाए, मैन्युफैक्चरिंग हो पाए, जिसमें उनका फोकस था। लेकिन वो फोकस करने के लिए वो कई मार्केट्स को तलाश रहे थे, जहाँ पर इंडिया ऑब्वियसली अपने आप को एक इंपॉर्टेंट स्टेट की तरह देखता है। लेकिन दिक्कत ये आई कि इंडिया के जो लॉज हैं वो कुछ ऐसे रहे कि इंडिया को लोगों ने प्रेफर नहीं किया और वो कंट्रीज़, कई सारी कंपनीज जो है वो वियतनाम में शिफ्ट हो गई। तो वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग के एरियाज़ में इंडिया का एक कॉम्पिटिटर बन के उभरा है। अगर हम यूरोपियन यूनियन वगैरह की बात करें तो वहाँ FTA भी करने में कामयाबी रही है वियतनाम के पास, जो भारत नहीं कर पाया है। तो वियतनाम एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत संबंधों को डेवलप कर रहा है। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से अभी इनके बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, जहाँ इंडिया उनसे काफ़ी चीज़ें सीख भी सकता है। ठीक है, अब जो अगली टॉपिक है वो है कुकी चिन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ की ट्राइबल ग्रुप है ये, तो आपका क्या जवाब देंगे? इसी प्रकार से अगर हम वियतनाम में जाएं तो मैं आपसे पूछूं कंबोडिया और लाओस में कौन सी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जो कि लैंड लॉक्ड है, तो क्या आपके पास जवाब पता है? ठीक है, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना से किन देशों का बॉर्डर लगता है, आपको पता है? तो इसीलिए एटलस साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट, उनको देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैपिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुकी चिन ट्राइब की। कुकी चिन ट्राइब कहाँ की है? तो ये म्यांमार की ट्राइब्स हैं, जिनके ऊपर इंडिया में इलीगल माइग्रेशन काफ़ी देखा गया इनका, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया मणिपुर में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी। क्योंकि पहले इसको जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बाउंड्री की कहानी क्या है। इंडिया म्यांमार के रीजन में जो बाउंड्री है
उसके साथ खास बात यह है कि वो इलाका कहलाता है एक फ्री मूवमेंट वाला इलाका, यानी इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है इसे कहते हैं फ्री FMB यानी फ्री मूवमेंट रिजीम की बात करते हैं। ऐसी बात है कि भारत म्यांमार का जो बाउंड्री है जो अराउंड 1643 किलोमीटर्स की लेंथ रखता है, इनमें एक खास चीज़ ये है कि ऐसा सिस्टम बनाया गया अरेंजमेंट दोनों देशों के बीच में, जिसके तहत दोनों ही देश की बाउंड्रीज में, यानी अगर आप म्यांमार इंडिया की बाउंड्री देखो तो ये अगर वो बाउंड्री है इंडिया म्यांमार की, ये आपको म्यांमार दिख रहा है ये रहा, तो ये जो इसकी बाउंड्री है इसके 16 किलोमीटर के डिस्टेंस तक, 16 किलोमीटर दिस साइड, 16 किलोमीटर दिस साइड। अगर आप एक ट्रैवल ग्रुप है तो आप दोनों देशों की सीमा को पार करके 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी फ्री मूवमेंट का यहाँ पर एक प्रोविजन लाया गया म्यांमार के बॉर्डर के साथ। तो ये एक म्यूचुअल एग्रीड स्टेटमेंट है दोनों देशों के बीच में, जहाँ की ट्राइबल्स को अप टू 16 किलोमीटर दोनों साइड में विदाउट वीज़ा मूवमेंट अलाउड है। और ये 2018 में इंप्लीमेंट किया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, जिसके तहत इंडिया म्यांमार के संबंध काफ़ी सुधर रहे थे उस टाइम में, जिससे लोकल ट्रेड बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। हमने बॉर्डर हाट शुरू किए, तो ये म्यांमार के साथ हमने किया था। अब मुद्दा क्या आया? मुद्दा ये आया है कि जो कुकीचिन ट्राइब है, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी सारे यहाँ से म्यांमार से इंडिया में एंटर करने लग गए। तो जो मेती पॉपुलेशन है यहाँ की, मेती ग्रुप के जो लोग हैं, उनका कहना था कि ये लोग जो आ रहे हैं ट्राइबल ग्रुप साथ में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स या ऐसी चीज़ें ला रहे हैं, जिससे इस राज्य में काफ़ी नार्को टेरर की समस्या क्रिएट हो गई है और ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये भी कुकीज़ के साथ कुछ हद तक मिले जुले से ट्राइबल ग्रुप से। तो कुकीज़ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए और ज़्यादा माइग्रेशन करवा रही है इनका फ्रॉम म्यांमार, जिसको लेकर जो मेतीज़ थे उनमें बीच में काफ़ी विरोध किया जा रहा था। और जो मेतीज़ थे उनका कहना था, और जो कुकीज़ है उनका कहना है कि मेती गवर्नमेंट है अभी मणिपुर में, उनका कहना ऐसा है कि जो चीफ मिनिस्टर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है मणिपुर की अभी बेसिकली वो ज़्यादा मेजॉरिटी में मेती की है। और मेती ग्रुप्स और कुकीज़ का कहना है कि मेती अपनी सरकार की वजह से लगातार बहाना बनाकर इसका बहाना देकर इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी जड़ में जो चीज़ आती है वो है फ्री मूवमेंट रिजीम। और ये मुद्दा तब से और ज़्यादा उभरा जब 2021 में म्यांमार में जो कू से पहले वहाँ पर आंग सान सू की सरकार थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। उनकी जो पार्टी गवर्नमेंट थी उनको हटा दिया गया और वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसने फिर कब्जा वहाँ पर कर लिया। उसके बाद लगातार वहाँ से गाँव से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं कुकीचिन, वो इस तरफ आने लग गए और कुकी हिल्स में काफ़ी लोग वहाँ पे रहने लग गए थे जाके। इन्हें हटाने के लिए कई सारे एविक्शन ड्राइव्स चलाई फिर गवर्नमेंट ने कि भाई इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। तो उसके विरोध में कुकीज़ और मेतीज़ के बीच में एक लड़ाई की स्थिति वहाँ भी बन रही थी। तो मेती और इसके ऊपर एक पेपर भी आया था, एक रिसर्च पेपर जो CLAW नाम का संस्थान है इसने शुरू किया था। इसने कहा है कि भाई मेतीज़ जो चाहते हैं वो बॉर्डर को पूरी तरह सील करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी ज़मीन पर कुकीज़ ना बसे या बाहर के जो चीन कुकीज़ आ रहे हैं वो यहाँ पर स्टैब्लिश ना हो जाए। लेकिन अभी वर्तमान में फेंसिंग करना कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है और ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ जो कि और म्यांमार के जो मणिपुर का इश्यू है उसको और ज़रा बढ़ा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और कहाँ पर म्यांमार सिचुएटेड है ज़रा ये देख लें हम। एक मैप हमने देखा, ये म्यांमार है। अब म्यांमार के बारे में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे पूछूं शान प्रोविंस कहाँ पर है, म्यांमार की राजधानी क्या है, कौन सी इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमने अभी तुरंत डिस्कस किया कि इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे की बात हो रही है, वो ये ट्राइलेटरल हाईवे है जो इंडिया से म्यांमार को होते हुए थाईलैंड को जोड़ता है। इसके अलावा म्यांमार की आप लोकेशन देख ले तो कई सारे इंपॉर्टेंट पासेज हैं यहाँ पर। सांगसो पास की बात कर लें, चिन स्टेट कहाँ पर है, मांडले कहाँ पर है, ये मोरे कहाँ पर है, तेमू कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। और चाइना के साथ इनका बॉर्डर लगता है और इनके भी इरावदी रिवर को लेकर काफ़ी विवाद चाइना के साथ है। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन जो मार्कर्स हैं वो आपको पता होने ही चाहिए। इंडिया की तरफ से यहाँ एक और मेजर प्रोजेक्ट जो चला गया है वो कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादान एक रिवर है जो कि बहती है म्यांमार में। तो प्लान ऐसा है, कोलकाता पोर्ट से एक सी रूट बनेगा 594 किलोमीटर्स का, 539 किलोमीटर का सी रूट जो आपको जोड़ता है सितवे के पोर्ट पे। सितवे पोर्ट कहाँ स्थापित है, तो ये म्यांमार में बना हुआ है। फिर यहाँ से सितवे पोर्ट से आप कालादान रिवर का सहारा लेते हुए आप जो पेलेटवा यहाँ पहुँचते हैं और फिर यहाँ से आप हाईवे लेते हुए सीधा जोरिनपुई होते हुए ऐजवाल मिजोरम तक पहुँच सकते हैं। और ये रूट लेने से कोलकाता से ऐजवाल जाने में बहुत टाइम की बचत होती है, वरना आपको ये रूट तो बांग्लादेश वाला रूट लो या फिर पूरा घूम के जाओ तो काफ़ी बेहतर है ये ट्रांजिट के हिसाब से इंडिया के लिए, मणिपुर को जोड़ने के लिए, त्रिपुरा को जोड़ने के लिए आपके कोलकाता पोर्ट से। त्रिपुरा के लिए एक इंपॉर्टेंट रास्ता, मणिपुर के लिए इंपॉर्टेंट, मिजोरम के लिए इंपॉर्टेंट रास्ता बन सकता है आगे जाकर। तो ये आपका कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है जो डेवलप किया गया है।
अब सवाल ये है कि जहाँ पर ये इंडिया का 7वें पोर्ट है, ये जो इलाका है, ये रीजन जहाँ 7वें पोर्ट है, ये किस प्रोविंस का पार्ट है? तो ये प्रोविंस वही है जहाँ पर सर्वाधिक मुद्दे अभी हैं रोहिंग्यास के। रोहिंग्यास किस प्रोविंस का पार्ट है म्यांमार का? आपको पता है कुछ? किस प्रोविंस में रहते हैं वो? कहाँ रोहिंग्यास बसते हैं? तो वो रखाइन स्टेट है, और रखाइन एक रिसोर्स रिच रीजन है जो यहाँ पर है, इस रीजन में जहाँ पर आपकी कालादान रिवर है, ये पूरा इलाका है। तो रखाइन में ही रोहिंग्यास रहते थे, और यहाँ पर आपकी जो अराकन आर्मी है ये स्टैब्लिश है। अराकन आर्मी ने अपने आप को खड़ा कर रखा है कि भाई हम रोहिंग्यास के लिए लड़ेंगे, और म्यांमार की आर्मी का कहना है कि जो अराकन आर्मी है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी रीजन में इतना विवाद है, इतने झगड़े हैं रोहिंग्यास के, अराकन आर्मी वर्सेस जो म्यांमार की जो आर्म फोर्सेज, इनके बीच में झगड़े होते रहते हैं, दंगे हुए, रोहिंग्यास को वहाँ से भगा दिया गया, फिर एक रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो गया। इसी वजह से जो इंडिया का कालादान मल्टीमोडाल प्रोजेक्ट था वो काफ़ी डिले हो रखा है। पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ 7वें पोर्ट कहाँ बन रहा है, कालादान रिवर कहाँ पर है, नोपिन खो कहाँ पर है, और किस एरिया में इंडिया डेवलपमेंट की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है म्यांमार इज़ द इंडियाज़ गेटवे टू आसियान। अगर आपको आसियान के साथ संबंधों को डेवलप करना है तो इसके लिए आपको म्यांमार के साथ बेहतर रिश्ते डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की एस्पेक्ट है आपकी रिलेशनशिप का, ये इसलिए इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। तो कहाँ पर आज का विवाद जो हमने पढ़ा वो था कुकी-चिन विवाद, कहाँ पर है, किस देश की हम बात करें तो म्यांमार की बात कर रहे हैं। क्यों म्यांमार इंपॉर्टेंट है? गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया है। क्या क्या प्रोजेक्ट इंडिया उसके ऊपर काम कर रहा है, तो 7वें पोर्ट की बात कर लो आप, कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट की बात कर लो। मल्टी मोडाल क्यों? क्योंकि समुद्री रास्ता भी है, हाईवेज भी हैं, और आपकी वाटरवेज भी डेवलप की जा रही है। फिर आप इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे की बात कर लो। तो लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है, और ट्रांजिट बनाने की अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए लगातार कोशिश कर रहा है कि म्यांमार के साथ संबंधों को बढ़ाया जाए। और ये जो दिक्कत है, जो फ्री मूवमेंट जो अलाउड है, इसको लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। पर भारत लॉन्ग स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से म्यांमार के साथ संबंधों को और डेवलप करना चाहता है। अगला टॉपिक देखते हैं हम। फ्री मूवमेंट रिजीम कहाँ समझ गए, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस आप आई गेस समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है इजराइल के बारे में। इजराइल ने एक नया लॉ पास किया, जिस लॉ के तहत वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब उस देश के जो लॉज बनाए गए, अगर बोला जाए कि क्या रीजनेबल है या नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कोई लॉ जो पास कराया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो अगर रीजनेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार था कि वो उसको कैंसिल कर दे। जैसे इंडिया में ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब इस लॉ आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स इजराइल ने पास किए, इसके बाद बहुत ज़्यादा विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ है। और जो अपॉइंटमेंट है लॉ मेकर्स की, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के लॉ मेकर्स हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट में किसको अपॉइंट किया जा रहा है, जजेस को, इसके बारे में भी ज़्यादा अधिकार रख पाएंगे। तो ये विवाद का मुद्दा बना है। मेरा आपसे सवाल है, इंडिया में कौन से आर्टिकल्स हैं जहाँ हम बात करते हैं कि जहाँ इंडिया में जो पार्लियामेंट की सुवेरेनिटी है वो नहीं है। हम कहते हैं ना, इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और द पीपल आर सुप्रीम। ऐसे कौन से लॉज हैं, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जज, किसी पार्लियामेंट के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है? तो इजराइल में जो रीजनेबलनेस की बात थी कि ये लॉ रीजनेबल नहीं है, इसीलिए इस लॉ को पास नहीं कर सकते, वो नियम हटा लिए गए हैं इस चेंजेस के साथ। तो ये बात हो गई इजराइल की। अब जब इजराइल की बात कर ही रहे हैं तो कहाँ इजराइल सिचुएटेड है ये देखते हैं। ये आपका इजराइल का स्टेट है। इजराइल की तरफ जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, इधर इजिप्ट है, यहाँ सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर आपका कौन सा सी है मुझे डेड सी की बात कर सकते हैं हम, मृत समुद्र, जहाँ पर आप तैर सकते हैं। डेड सी में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ पर तैर सकते हैं। तो ये बातें हैं कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है इजराइल। यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है, क्योंकि इजराइल बहुत फेमस टॉपिक रहा है हमेशा से। आपको इसलिए जो लोकेशन है पता होनी चाहिए कि गोलन हाइट्स कहाँ पर है, ठीक है, गोलन हाइट्स कहाँ पर है। फिर आपका सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर है, किसके साथ विवाद में, किस देश का था सिनाई पेनिनसुला या गोलन हाइट्स, किसने उसके ऊपर कैप्चर कर रखा है। आपके पास और इंपॉर्टेंट लोकेशन इसमें ये पता होनी चाहिए कि भाई किस इलाके में इंडिया की कंपनी है जो अडानी ग्रुप की, वो एक पोर्ट डेवलप कर रही है, स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है। यहाँ पर जो हमास है वो कहाँ ऑपरेट करता है, तो गाज़ा का रीजन है यहाँ पर हमास ऑपरेट करता है। और अक्सर जो इजराइल पे आप देखते हो युद्ध की स्थिति बनी रहती है, बॉम्बिंग वगैरह वगैरह की, वो सब यहीं से फायर किए जाते हैं इस रीजन से। ये आपका वेस्ट बैंक है, जहाँ की राजधानी क्या है अभी, तो रमल्ला। जेरूसलम के 2 हिस्से हो रखे हैं, वेस्ट जेरूसलम और ईस्ट जेरूसलम। ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है, जॉर्डन, इजिप्ट।
अब ज़रा देख लेते हैं जो मैं बता रहा था आपको। ये है गोलन हाइट्स, यानी ये सीरिया पे है, जिसका कब्जा अभी तक इजराइल ने किया हुआ है। नीचे इजिप्ट के पास यहाँ इलाका था विच वॉज ऑफ सिनाई पेनिनसुला, जो इन्होंने वापस कर दिया था इजिप्ट को बाद में। पहले इन्होंने जब वॉर हुई थी तब सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लिया था, बाद में उन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया। ये इलाका है गाज़ा का, गाज़ा स्ट्रिप जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हमास ऑपरेट करती है। ये आपका वेस्ट बैंक है, जहाँ पर PLO की मेनली आप सरकार कह सकते हो रहती है। और ये वो पोर्ट है हैफा का, जहाँ पर अदानी ग्रुप्स ने अपनी पहुँच बढ़ाई है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है कि भाई कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, इजराइल की राजधानी क्या है, तो इंडिया अभी तक तेल अवीव को इजराइल की राजधानी मानता है। ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, कहाँ पर क्या सिचुएटेड है, किसके साथ कौन सा युद्ध हुआ, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर जॉर्डन रिवर बह रही है, कहाँ पर डेड सी है, वेस्ट बैंक क्या रिवर का नाम है या किसी जगह का नाम है, तो वो जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे अक्सर इजराइल और मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, मिडल ईस्ट अमेरिकन कहते हैं, वहाँ पर उनकी लोकेशन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ढंग से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, कहाँ पर स्थित है, कौन सा समुद्री इलाका है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे एक जो न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए वो है गोडा के बारे में। गोडा एक जगह है जो झारखंड में है। गोडा में पहली बार एक ट्रांसनेशनल इंडिया का पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया। USCTPP नाम का ये एक थर्मल पावर प्लांट है, जो कि पहला ट्रांसनेशनल पावर प्लांट इंडिया का है। कहाँ पर? गोडा में ट्रांसनेशनल पावर प्लांट। जो ये ट्रांसनेशनल पावर प्लांट है, ये क्या करेगा, ये 100% जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी की सारी जो भी यहाँ से डेवलप होगी वो सारी जाएगी कहाँ पर, तो बांग्लादेश में। तो सारा जो भी यहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा वो सब बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो दिखाता है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप को ग्रो होते हुए। अब मेरा आपसे सवाल है, जो हमने पहले कई बार डिस्कस किया है, कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के कौन से प्रोजेक्ट्स ऑपरेशंस में है, क्या इंडिया कोई पोर्ट डेवलप कर रहा है, मोंगला पोर्ट कहाँ पर है, क्या आपको वो क्लैरिटी है या नहीं, इंडिया ने लैंड एग्रीमेंट कब, लैंड बाउंड्री सेटलमेंट कब किया बांग्लादेश के साथ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोडा कहाँ पर है? झारखंड में, जहाँ पहला इंडिया का ट्रांसनेशनल पावर प्लांट डेवलप किया गया है, जहाँ से सारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, तो बांग्लादेश। वो इंडिया बांग्लादेश के संबंधों को डेवलप भी करेगा और इंडिया के लिए कुछ रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। तो ये बातें थी आज की प्लेसेस न्यूज़ के बारे में। आई होप जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे आपका जवाब उनको पता होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग PW Only IAS।